हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 191 निराकार गठन। रात के पर्दों के नीचे असुरभूत टॉवर बेहद खूबसूरत था और यह काफी खास भी था। जब कोई जीव टॉवर में प्रवेश करता था तो वह नीले रंग की रोशनी देता था। पहली मंजिल पर सबसे ज्यादा नीले रंग की रोशनी थी। अब दूसरी मंजिल पर भी कुछ नीली रोशनी दिखाई दे रही थी और यह बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी मंजिल की तुलना में तीसरी मंजिल पर और भी ज्यादा लोग थे, क्योंकि वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के प्रतिभाशाली लोग और जी कबीले के प्रतिभाशाली लोग तीसरी मंजिल पर इकट्ठे हुए थे। बेशक उन प्रतिभाशाली लोगों के अलावा लगभग कोई भी तीसरी मंजिल पर कदम नहीं रख पाया था। हालांकि जी जुवान को अपने दिल में पता था कि कोई दूसरा व्यक्ति भी उस मंजिल पर कदम रख सकता है और वह व्यक्ति संभवतः कुछ बदल सकता है। उसके जी कबीले और विश्व आत्मा गिल्ड की लड़ाई का पैमाना चू फेंग द्वारा झुकाया जाएगा। पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए पहले से ही सीढ़ियों पर चलना पड़ता था, लेकिन दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जाने के लिए कई छोटी छोटी बाधाओं से गुजरना पड़ता था। इससे चू फेंग और माँ की आंख का थोड़ा समय बर्बाद होता था, लेकिन अंत में वे दोनों फिर भी तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर सफलतापूर्वक पहुंच गए। हालांकि स्पिरिट फॉर्मेशन से गुजरने के बाद माँ की आंख का चेहरा बहुत बदल गया और जैसे ही वह फर्श पर गिरा उसकी आभा तुरंत बेहद कमजोर हो गई। ये देखकर चू फेंग ने जल्दी से उसे सहारा दिया और घबराकर पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ आत्मा के दबाव को रोक नहीं सकते? चू फेंग को बहुत झटका लगा। हालांकि तीसरी मंजिल पर आत्मा का दबाव काफी बढ़ गया था, फिर भी वह इसे सहन कर सकता था। तदनुसार माँ की आंख की आत्मा शक्ति के साथ भले ही दबाव हो, वह उस स्थिति में मजबूर नहीं होगा। जल्दी से मुझे बाहर निकालो, मैं यह दबाव नहीं झेल सकता। माँ की आंख ने बहुत दर्द से ये शब्द कहे। चू फेंग ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से उसे सहारा दिया, क्योंकि वे मार्ग पर वापस आ गए। माँ की आंख, भाई क्या अब आप ठीक हैं? उस समय हालांकि माँ की आंख का रंग अभी भी पीला सफेद था, लेकिन अब उसमें दबाव की भावना नहीं थी, इसलिए वह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता था। वह इस समय बड़ी बड़ी सांसें ले रहा था। चू फेंग भाई, तीसरी मंजिल पर स्पिरिट प्रेशर थोड़ा गड़बड़ है। कुछ तो हुआ होगा और जी कबीले ने शायद कोई खास तरीका अपनाया होगा। चू फेंग भाई, इसे मेरी विनती समझो। तीसरी मंजिल पर जाओ और देखो। अगर जी कबीले मेरे विश्व आत्मा संघ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया उनकी जान बचाओ और उनकी मदद करो। अचानक माँ की आंख ने चू फेंग का हाथ पकड़ लिया और घबराहट भरे चेहरे के साथ उसने विनती की, माँ की आंख भाई, चिंता मत करो। अगर वास्तव में कुछ हुआ तो मैं चू फेंग तुम्हारे विश्व आत्मा संघ की रक्षा के लिए सब कुछ करूंगा। जैसे ही उसने माँ की आंख की घबराहट भरी अभिव्यक्ति देखी, चू फेंग को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह मुड़ा और तीसरी मंजिल की ओर भागा। ऐसा नहीं था कि चू फेंग एक अच्छा इंसान बनने के लिए तैयार था, लेकिन उस समय उसने पहले ही जी कबीले को पूरी तरह से नाराज कर दिया था, इसलिए उसे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के साथ एक दोस्ताना रिश्ता बनाना था। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लिए उसने जितनी अच्छी छाप छोड़ी, उसे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड से उतनी ही बेहतर सुरक्षा मिलेगी। अगर सब ठीक रहा तो यह उसके भविष्य के विकास में भी बहुत मदद करेगा। चू फेंग एक बार फिर तीसरी मंजिल पर लौट आया और कुछ चक्कर लगाने के बाद आखिरकार वह मुख्य हॉल में पहुंचा और चौंकाने वाला दृश्य भी उसकी आंखों के सामने आ गया। विशाल हॉल में लोगों के दो समूह थे। पहला जिशी कबीले के प्रतिभाशाली लोग थे और वे जहां थे वहीं खड़े थे। हालांकि उनके चेहरे थोड़े बदसूरत थे, फिर भी यह सहनीय था और उन्हें बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। माँ की आंख कैसा दिखता था इसका जिक्र ही न करें। उनका सामना वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोगों से हुआ। हालांकि उनकी आंखों के सामने वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लगभग सभी लोग दर्दनाक भावों के साथ फर्श पर पड़े थे, मानो वे बहुत दबाव झेल रहे हों। उनकी स्थिति बिल्कुल माँ की आंख जैसी थी। जी बुफान, तुम नीच हो। तुम हमें दबाने के लिए इस तीसरी मंजिल पर निराकार संरचना का उपयोग करने की हिम्मत करते हो। विश्व आत्मा संघ के शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति गुबो एकमात्र व्यक्ति थे जो खड़े रहने में सक्षम थे। हालांकि उनके चेहरे पर पसीने की बारिश हो रही थी और ये देखा जा सकता था कि भले ही वह उस दबाव को सहन कर सकते थे, लेकिन ये बेहद थकाऊ था। गुबो, ऐसा मत कहो, क्या घृणित है। इन्हें विधियां कहते हैं।
ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आपके विश्व आत्मा गिल्ड ने इतने लंबे समय तक इस असुरभूत टॉवर पर कब्जा किया, फिर भी इसे पर्याप्त रूप से नहीं समझा। मेरा जी कबीला हमारे वरिष्ठों के अन्वेषणों की वजह से यहाँ निराकार संरचना को सक्रिय करने में सक्षम है। अगर आपको किसी को दोष देना है तो आप केवल विश्व आत्मा गिल्ड के अपने लोगों को बहुत बेकार होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। जी बुफान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जबकि उसका स्वर उपहास से भरा हुआ था। हम्फ, क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ तुम्हारा जी कबीला ही इस असुरभूत टॉवर को समझता है? मैं तुम्हें एक समझ से परे संरचना का अनुभव कराऊंगा। बूबो की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई जब उसने अपनी हथेलियों को एक साथ रखा और एक विशेष हाथ की मुहर को बाहर निकाला। बीच में एक अजीब सी लहर उसके अंदर से निकली और वह असुरभूत टॉवर के साथ मिल गई। गड़गड़ाहट। उसी समय असुरभूत टॉवर की तीसरी मंजिल से गड़गड़ाहट की आवाजें आईं। फर्श हल्के से कांपने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि मजबूत शक्ति के विस्फोट जारी किए जा रहे थे। जल्दी करो, उसे रोको। ये देखकर जी बुफान को पता चल गया कि कुछ गलत हो रहा है और जैसे ही उसने कहा, वह हमला करने वाला था। हाँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बूबो ने अचानक अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और शक्तिशाली शक्ति ने तुरंत तीसरी मंजिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जी कबीले के सदस्य जो पहले सहज थे, उनके चेहरे काफी बदल गए और वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोगों की तरह वे भी शक्तिहीन होकर जमीन पर लेट गए। यहाँ तक कि जी बुफान को भी तुरंत ही मजबूत दबाव महसूस हुआ। वह जल्दी से जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और विशेष हाथ मुहरें लगाईं। उसके बाद उसने बूबो को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम कमीने, तुमने क्या सक्रिय किया? ये देखकर कि जी कबीले ने अब खुद को धमकाना बंद कर दिया है, बूबो भी जल्दी से क्रॉस लेग बैठ गया और दबाव के खिलाफ बेहतर प्रतिरोध करने के लिए हाथ सील भी किया। फिर उसने कहा, मुझे पता है कि आप सभी के शरीर पर एक निश्चित प्रकार का खजाना है और वह खजाना आपको तीसरी मंजिल पर निराकार संरचना को सक्रिय करने के बाद दबाव को नजरअंदाज करने में मदद कर सकता है। हालांकि आप यह नहीं जानते कि इतने वर्षों के अन्वेषण के बाद हमने पहले से ही असुरभूत टॉवर में एक और भी मजबूत निराकार संरचना की खोज की है। ऐसा कोई खजाना नहीं है जो उस निराकार संरचना को रोक सके। जब तक किसी की व्यक्तिगत शक्ति पर्याप्त शक्तिशाली न हो, उन्हें इस संरचना के दबाव का विरोध करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मूल रूप से मैं इस संरचना को सक्रिय नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे न तो आपको और न ही मुझे कोई लाभ है। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने नीच होगे और हमारे परीक्षा परिणामों को कम करने के लिए तुमने ऐसी हरकतें की। अभी मेरे पास इसे सक्रिय करने के बाद इस संरचना को बंद करने का कोई तरीका नहीं है। हम सभी तीसरी मंजिल पर रुके हुए हैं और सब कुछ तुम्हारे द्वारा मजबूर किया गया है। बूबो ने बेहद गुस्से में कहा, ऐसा लगता है कि मैंने आपको कम आंका, लेकिन कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम तीसरी मंजिल से आगे नहीं जा पाएंगे। जी बुफान ने कहा, किसने कहा कि तुम तीसरी मंजिल से आगे नहीं जाओगे? लेकिन ठीक उसी समय चू फैन की उदासीन आवाज अचानक गूंजी। कौन? जब उन्होंने अचानक परिवर्तन का सामना किया तो जी बुफान और जी कबीले के अन्य सदस्यों के अलावा गूबो और विश्व आत्मा गिल्ड के अन्य प्रतिभाशाली लोग दंग रह गए। उन्होंने प्रवेश द्वार की ओर अपनी नजर डाली और पाया कि चू फैंग धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसका सहज रूप से चलने वाला रूप और सहज होने का उसका रवैया ऐसा था मानो वह इस फॉर्मेशन से आने वाले दबाव का एक भी निशान महसूस नहीं कर पा रहा था। तीसरी मंजिल से आने वाले स्पिरिट प्रेषक की तो बात ही छोड़िए। अध्याय 192। मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। तुम कौन हो? चू फैंग को देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो गए। तीसरी मंजिल पर आत्मा का दबाव बहुत अधिक था और दोहरे निराकार संरचनाओं को सक्रिय करने के बाद मूल क्षेत्र के 5वें स्तर और मूल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर रहने वालों पर फर्श पर लेटने का दबाव पड़ा और उनके लिए उठना कठिन हो गया। यहाँ तक कि गूबो और जी बुफान, दो शीर्ष स्तरीय प्रतिभाशाली लोग भी बहुत प्रभावित हुए और वे चौथी मंजिल तक सुरंग की ओर आगे नहीं बढ़ सके। वे केवल वही प्रतीक्षा कर सकते थे। हालांकि चू फैंग बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ और इसने लोगों को बहुत हैरान कर दिया। हालांकि जिस समय वे चौंके, उसी समय सभी ने खुद को ऐसे तैयार कर लिया जैसे कोई बहुत बड़ा दुश्मन आ रहा हो। आखिरकार उस समय उनमें से अधिकांश खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते थे और वे उस जगह पर मजबूरी में टिके हुए थे। उस पल जब चू फैंग जैसा व्यक्ति दिखाई दिया तो यह उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। माँ की आग ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए बुलाया है। भीड़ के डर को महसूस करते हुए चू फैंग ने गूबो और अन्य लोगों को देखकर दयालुता से मुस्कुराया। जिनके पास आत्मिक शक्ति थी, उनकी अवलोकन शक्ति कमजोर नहीं होगी।
खासकर जब दृश्य में मौजूद हर एक व्यक्ति के पास अत्यंत मजबूत आत्मिक शक्ति थी। चू फैंग के स्वर से वे महसूस कर सकते थे कि वह झूठ नहीं बोल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह उनकी मदद करने के लिए वहां है। उस क्षण विश्वात्मा संघ के लोगों को ऐसा लगा जैसे कि एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और वे राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। और जब चू फैंग ने निम्नलिखित शब्द कहे तो वे तुरंत आनंदित हो गए। चू फैंग ने जी बुफान और अन्य जी कबीले के सदस्यों को देखा और कहा, जहां तक आपकी बात है, आप सभी मेरे दुश्मन हैं और मुझे डर है कि मैं आपको ये परीक्षा पास नहीं करने दूंगा। बकवास, तुम अपने आप को क्या समझते हो? जी कबीले का एक सदस्य जो मूल क्षेत्र के छठे स्तर पर था, उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश की। उसके मन में चू फैंग पर हमला करने के विचार थे। वह जो खुद की रक्षा भी नहीं कर पाया था, चू फैंग के उठे हुए पैर से मारा गया। वह कई मीटर तक उड़ गया, एक दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। कमीने, तुम कौन हो? तुमने मेरे जी कबीले पर हमला करने की हिम्मत की। ये देखकर जी बुफान का चेहरा बेकार में बहुत बदल गया, लेकिन उसने हमला नहीं किया। चू फैंग की पहली किक से ही उसे पता चल गया था कि चू फैंग की ताकत किसी भी तरह से कम आंकने की अनुमति नहीं देती। कम से कम वर्तमान में वह चू फैंग को हरा नहीं सकता। मैं ही वह व्यक्ति हूं जो तुम्हारे लिए ये परीक्षा पूरी कर दूंगा। चू फैंग हल्के से मुस्कुराया, लेकिन किसी और पर हमला नहीं किया। उसने केवल एक व्यक्ति से सुरक्षात्मक ताबीज चुराया, फिर अपना हाथ अन्य जी कबीले के सदस्यों की ओर बढ़ाया। उस समय जी कबीले के सदस्यों में एक मुर्गी को बांधने की भी ताकत नहीं थी और वे चू फैंग की लूटपाट के सामने असहाय थे। अंत में वे केवल घूर कर देख सकते थे क्योंकि उन्होंने चू फैंग को अपने शरीर से सभी सुरक्षात्मक ताबीज लेने दिए थे। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? जी बुफान घबरा गया। चू फैंग के हाथ में सुरक्षा तावीज के बड़े बंडल को देखकर उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। कुछ खास नहीं, बस तुम्हें विदा कर रहा हूँ। चू फैंग ने ठहाका लगाया और फिर अचानक अपना हाथ कस लिया। दर्जनों सुरक्षात्मक ताबीज टुकड़ों में बंट गए और उसी समय एक अजीब सी लहर भी निकल गई। तुम कमीने! उस पल जी बुफान क्रोधित हो गया। वह अब और शांत नहीं रह सकता था। वह खड़ा हुआ, मूल क्षेत्र के 7वें स्तर की अपनी आभा को उत्सर्जित किया और उसे चू फैंग की ओर दबाया। अभी भी तुम हो? चू फैंग ने अपनी आंखों में दबाव भी नहीं डाला और उसने केवल अपने दोनों हाथ खोले और जी बुफान के कॉस्मोस सेक को पकड़ लिया। चू फैंग अपने खजाने को लेने की योजना नहीं बना रहा था, बल्कि केवल अपने सुरक्षात्मक ताबीज को लेने की योजना बना रहा था। जब तक सुरक्षात्मक ताबीज टूटा हुआ था, इसका मतलब था कि उन्होंने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा में असफल होना उनके जी कबीले के लिए सबसे बड़ा अपमान था। हालांकि जी बुफान के पास कुछ तरीके थे। ये देखकर कि दबाव काम नहीं कर रहा था, उसने तुरंत कई हमले किए। हर वार पिछले वार से ज्यादा शक्तिशाली था और हर वार पिछले वार से ज्यादा भयंकर था। ये देखा जा सकता था कि जी कबीले के शीर्ष स्तरीय प्रतिभाशाली लोगों के पास कुछ बेहतरीन तरीके थे। हालांकि जी बुफान के हमले चाहे कितने भी भयंकर क्यों न हो, वे चू फैंग को डराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसे किसी भी मार्शल कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। अपने हाथ और पैर को ऊपर उठाकर वह आसानी से हमलों को खत्म कर सकता था जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। यह आदमी वास्तव में तीसरी मंजिल के निराकार गठन और आत्मा के दबाव से बंधा नहीं हो सकता है। वह किस तरह का व्यक्ति है? बू चुपचाप सब कुछ देख रहा था और उसकी अभिव्यक्ति बेहद जटिल थी। उसने चू फैंग के असामान्य क्षेत्र की खोज की। वह उससे भी मेल नहीं खा सका और वह पीछे रह गया और उसे पकड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो वो बहुत हैरान हुआ। हैरान था कि दुनिया में इतना प्रभावशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है, और वो बहुत उत्सुक भी था। उत्सुक था कि आखिर वो व्यक्ति आया कहाँ से है। बस अब समय आ गया है कि तुम घुटने टेक दो। अचानक चू फैंग ने अपना धैर्य खो दिया और उसने इंपीरियल स्काई तकनीक का इस्तेमाल किया। एक पल में वह जी बुफान के पीछे पहुंच गया। उसने अपनी हथेली बढ़ाई और जी बुफान की कमर पर रखे कॉस्मोस सेक को पकड़ लिया। तारांकन हम। हालांकि चू फैंग ने जी बुफान को छूने से पहले ही पाया कि एक मजबूत आत्मा संरचना ने उसका हाथ रोक दिया है। वह आत्मा संरचना बेहद मजबूत थी और उसने जी बुफान के शरीर को घेर लिया और उसे लपेट लिया। थोड़ा दिलचस्प है, पहली बार चू फैंग को एक आत्मा संरचना मिली जो उसके हमलों को रोकने में सक्षम थी। हालांकि वह डर नहीं रहा था और उसने अपने एक हाथ को कस लिया। जब उसने जी बुफान पर वार किया तो उसके हाथ में एक सुनहरे रंग का खंजर दिखाई दिया। धमाका! खंजर और स्पिरिट फॉर्मेशन टकराए और तुरंत ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ।
हालांकि चू फैंग स्पिरिट फॉर्मेशन को भेदने में सक्षम नहीं था, लेकिन शक्तिशाली बल ने जी बुफान को दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया। अरे कमीने, हिम्मत है तो ऊपर आ, मैं तुझे जरूर अपन कर दूंगा। जी बुफान ने खुद को स्थिर किया और गुस्से में दांत पीसते हुए चौथी मंजिल के रास्ते की ओर भागा। भाई, उसका पीछा मत करो। उसके शरीर को ढकने वाली आत्मा संरचना एक विशेष खजाने द्वारा जारी की गई है और यह काफी प्रभावशाली है। चौथी मंजिल पर बिना निराकार संरचना के दबाव के खजाने की आत्मा संरचना और भी मजबूत होगी। जी बुफान की साधना का भी स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है और उस स्थान पर आप उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकते। बूबो ने जी बुफान के इरादों को समझ लिया और जल्दी से चू फैंग को सलाह दी। आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे चौथी मंजिल पर जाना होगा। चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराया और जल्दी से जी बुफान का पीछा किया। धैर्य बनाए रखो, गिल्ड जल्दी ही तुम्हें बचाने के लिए लोगों को भेजेगा। बूबो ने अपनी नज़र वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के उन प्रतिभाशाली लोगों पर डाली जो फर्श पर लेटे हुए थे। उसने अपने दांत पीस लिए और वह भी आगे की ओर छलांग लगाकर चौथी मंजिल की सुरंग की ओर भागा। उन तीनों के जाने के कुछ ही समय बाद एक दर्जन या उससे ज्यादा ग्रेक लोग वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट अंदर घुस आए। वे सभी वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोग थे। अंदर घुसने के बाद उन सभी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उन्हें फॉर्मलेस फॉर्मेशन से थोड़ी परेशानी हुई। जल्दी करो, जल्दी से चौथी मंजिल पर जाओ। वहाँ एक कमीना बदमाश है जिसने हमारा सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। उसे पकड़ो, ये सही है। उसने परीक्षा के नियम तोड़े हैं और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसी क्षण जी कबीले के सदस्यों ने अपने अन्याय के बारे में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। उनके पास इस निराकार संरचना के दबाव को सहने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना खुद का सुरक्षात्मक ताबीज तोड़ दिया। हालांकि वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के प्रतिभाशाली लोगों ने तुरंत इसका खंडन किया। बकवास। जवाब में जी कबीले के सदस्य इतने क्रोधित हो गए कि वे खून थूक सकते थे। उसने अपने परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को देखा, फिर जी कबीले के सदस्यों को देखा। एक ग्रेक लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट जो नेता लग रहा था, उसने जी कबीले के सदस्यों की ओर इशारा किया और कहा, इन लोगों को नीचे लाओ जिन्होंने हार मान ली है। अध्याय 193 जी बुफान से जूझना। असुर घोस्ट टॉवर पर लाल रोशनी चमक रही थी और रुकी हुई थी। हालांकि पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी हल्की नीली रोशनी ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही थी क्योंकि वह परीक्षा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती थी। हालांकि परीक्षा पहले ही कुछ समय के लिए हो चुकी थी, लेकिन उस क्षण तक चौथी मंजिल पर कोई नीली रोशनी नहीं थी। इसका मतलब था कि चौथी मंजिल में कोई भी नहीं आया था। इस वजह से वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के 3 बुजुर्गों और जी कबीले के 3 बुजुर्गों ने कड़ी भौहें सिकोड़ ली। टॉवर में क्या हुआ, ये 2 समूहों के लोगों के अनुमान थे। जैसे ही उन्होंने अनुमान लगाया, वे एक दूसरे को बहुत कटुता और गहरी घृणा से घूरने लगे, मानो कह रहे हों कि अगर तुम्हारी युवा पीढ़ी ने मेरी युवा पीढ़ी के साथ कुछ भी करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। देखो, कोई चौथी मंजिल पर चला गया। अचानक किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा। हालांकि उसकी चीख महत्वपूर्ण नहीं लग रही थी, लेकिन सभी के चेहरे के भाव काफी बदल गए और उन्होंने जल्दी से अपनी नजरें चौथी मंजिल पर टिका दी। चौथी मंजिल पर चलती नीली रोशनी को देखने के बाद दोनों शक्तियों के बुजुर्ग आराम से गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि असुर भूत टॉवर में आत्मा का दबाव बहुत मजबूत था, उनकी युवा पीढ़ी के रूप में अगर वे चौथे चरण पर भी नहीं जा सकते थे, तो वे वास्तव में लोगों की हंसी का पात्र बन जाएंगे। उस पल आखिरकार किसी ने चौथे चरण पर कदम रखा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें राहत महसूस हुई। हालांकि एक तरफ जहां वे राहत महसूस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वे उत्सुक भी थे। उस समय चौथे चरण पर सिर्फ एक ही व्यक्ति था। क्या वह वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड से बूबो था या जी कबीले से जी बुफान? यही सबसे बड़ा सवाल था। देखो, एक और व्यक्ति आगे बढ़ गया। अचानक एक और व्यक्ति फिर से जोर से चिल्लाया। दरअसल चौथे स्टेज पर एक और नीली रोशनी दिखाई दी। उस पल चाहे वह जी कबीले के लोग हों या वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोग, वे सभी खुश थे। यहाँ तक कि उन 6 बुजुर्गों के चेहरों पर भी थोड़ी खुशी छा गई, जिनमें अथाह गहरी ताकत थी। उस परीक्षा में शामिल लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही चौथी मंजिल पर चढ़ सकते थे। एक था गूबो, दूसरा था जी बुफान। उस समय चूंकि वहां 2 नीली बत्तियां दिखाई दे रही थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हर कोई उन 2 लोगों के बारे में सोचेगा। इसका मतलब यह था कि चाहे वह वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड की युवा पीढ़ी हो या जी कबीले की युवा पीढ़ी, दोनों ने चौथे चरण में कदम रखा।
कम से कम उन्होंने कोई प्रतिष्ठा नहीं खोई और वे एक दूसरे से कमतर नहीं थे। यही कारण था कि दोनों पक्ष बहुत सहज थे। हे भगवान, एक और व्यक्ति ऊपर चला गया। लेकिन ठीक उसी समय एक और व्यक्ति आश्चर्य से चिल्लाया। दरअसल चौथी मंजिल पर एक और हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। उस पल जी कबीले और वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के सभी लोगों की आंखें चमक उठीं। कोई और व्यक्ति ऊपर गया। वह कौन होगा? चाहे वह जी कबीले के 3 बुजुर्ग हों या विश्व आत्मा संघ के 3 बुजुर्ग, वे अनुमान लगा रहे थे कि वह तीसरा व्यक्ति कौन था। आखिरकार उनके विचारों के अनुसार केवल जी बुफान और गूबो ही थे जो परीक्षा में प्रवेश करने वाली युवा पीढ़ियों में चौथे चरण पर कदम रख सकते थे। वे वास्तव में तीसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकते थे। अरे यार, तुमने सचमुच ऊपर आने की हिम्मत की। उसी समय असुर भूत टॉवर की चौथी मंजिल पर जी बुफान चू फैंग और गूबो दोनों का सामना कर रहा था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल नया व्यक्ति था और उसने जो माहौल दिया वह तीसरी मंजिल पर होने से बिल्कुल अलग था। मूल क्षेत्र के 7वें स्तर की आभा वास्तव में प्रदर्शित हो रही थी। मूल शक्ति उसके चारों ओर घूम रही थी और यह अंतहीन रूप से बढ़ रही थी। यहाँ तक कि हवा भी कराह रही थी। मुझे लगता है कि तुमने स्थिति को गलत समझ लिया है। बात यह नहीं है कि मैं ऊपर आ रहा हूँ, बात यह है कि तुम भागकर ऊपर आ गए हो। क्या अब भागना नहीं? तुम 5वीं मंजिल पर नहीं जा सकते हो, है ना? चू फैंग ने व्यंग्य करते हुए कहा। तुम वाकपटू बच्चे हो, तुम्हें जल्द ही यह मिलेगा। गूबो, यह मेरे और इस व्यक्ति के बीच एक व्यक्तिगत दुश्मनी है। क्या आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते? जी बुफान ने सीधे हमला नहीं किया और उसने गूबो की ओर अपनी नजर डाली। हालांकि चौथी मंजिल पर पहुंचने के बाद उसकी साधना पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन गूबो भी वैसा ही था। जी बुफान, चू फैंग भाई मेरे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड का दोस्त है। अगर तुम उसकी देखभाल करना चाहते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी भी देखभाल करनी होगी। यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, यह मेरे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड और आपके जी कबीले के बीच की दुश्मनी है। क्या आपको लगता है कि मेरे लिए सिर्फ हाथ बांधकर देखना संभव है? गूबो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तुम? जी बुफान बेहद गुस्से में था। उसे अभी भी कुछ भरोसा था कि उसे सिर्फ चू फैंग का ही ख्याल रखना है। हालांकि अगर उसे चू फैंग के अलावा गूबो का भी ख्याल रखना है तो उसे वाकई कोई भरोसा नहीं था। गूबो भाई, तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है। मैं देखना चाहूंगा कि जी कबीले के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास किस तरह के तरीके हैं। हालांकि चू फैंग ने गूबो की तरफ हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह मदद न करे। उसके बाद उसने अपनी एक हथेली को भींचा और उसके हाथ में एक सुनहरे रंग का पाइक दिखाई दिया। वह उछलकर जी बुफान की तरफ भागा। थोड़ा घबरा गया ये देखकर कि चू फैंग सीधे उस पर हमला कर रहा था। जी बुफान ने न तो उसे टाला और न ही चकमा दिया। कमर पर कॉस्मोस सेक्स से एक चमक के साथ उसके हाथ में एक नीले रंग की लंबी तलवार दिखाई दी। वह तलवार बेहद खूबसूरत थी, मानो उसे ठंडी बर्फ से बनाया गया हो। चमकती और पारदर्शी तलवार से चमक के छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तलवार की धार के इर्द गिर्द हल्की गैस बनी हुई थी। पास जाने से पहले ही हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक महसूस की जा सकती थी। ये कोल्ड आयरन द्वारा बनाया गया एक खास हथियार था, एक कोल्ड आयरन तलवार जो काले सोने से बनी ब्लेड के ऊपर थी। तारांकन फुफुफुफ, वह तलवार काफी कीमती थी और जी बुफान की तलवार तकनीक भी प्रभावशाली थी। उसने रैंक 5 मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया और तलवार की धार गायब हो गई, लेकिन बेतरतीब ढंग से फिर से प्रकट हुई। जब कोल्ड आयरन तलवार उसके हाथों में थी तो उसकी ताकत वास्तव में प्रदर्शित हुई, क्योंकि उसने चू फैंग पर लगातार भयंकर हमला किया। स्वूश स्वूश। हालांकि चू फैंग ने उन हमलों को आसानी से नहीं झेला। पहले ठंडी चमक आई, फिर उसने पाइक को ड्रैगन की तरह बाहर भेजा। उसी पल सुनहरे रंग का पाइक एक सुनहरे रंग का ड्रैगन बन गया। उसके हमले भयंकर थे और जब वह उड़ रहा था तो वह हवा की तरह था। ये जी बुफान के हमलों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। क्लैंग 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 क्लैंग, दोनों ने एक साथ लड़ाई की और किसी ने भी बचाव नहीं किया। उन्होंने सबसे भयंकर हमले किए और उन हमलों के तहत चू फैंग ने स्पष्ट रूप से लाभ उठाया। कई बार उसने सुनहरे रंग के भाले को जी बुफान के शरीर पर वार किया। हालांकि ये बेकार था। जी बुफान के पास अपने शरीर की रक्षा करने के लिए मजबूत आत्मा संरचना थी और वह आत्मा संरचना एक विशेष प्रकार के खजाने द्वारा बनाई गई थी। ये बेहद असाधारण था, इसलिए भले ही चू फैंग जी बुफान को मार सकता था, वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था।
इससे जी बुफान को और भी ज्यादा श्रेष्ठता प्राप्त हुई क्योंकि उसे चू फैंग के हमलों से डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह चू फैंग पर हमला कर सकता था जैसे कि वह अपनी जान से खेल रहा हो। वह घायल नहीं होगा, लेकिन जब तक वह चू फैंग को मार सकता है, चू फैंग उससे हार जाएगा। अरे बदमाश, तुमने इस परीक्षा के नियम तोड़ने की हिम्मत की और मेरे जी कबीले को बाहर निकाल दिया। अगर तुम इस टॉवर को छोड़ भी दोगे तो भी तुम्हें मौत से बचने में परेशानी होगी, इसलिए मैं जी बुफान तुम्हें अभी यात्रा पर भेजूंगा। जी बुफान के हमले और भी भयंकर होते गए और उसके हाथ में कोल्ड आयरन तलवार और भी ज्यादा मुश्किल होती गई। इसके अलावा उसने एक रहस्यमय शारीरिक मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया ताकि वह गति के मामले में चू फैंग से कमतर न हो। एक पल में वंचित होने से उसने लाभ प्राप्त कर लिया। अध्याय 194 सफेद बाघ का वध करने की तकनीक। यह आदमी वास्तव में काफी ताकतवर है। उसके पास जो मार्शल कौशल और खजाने हैं वे बहुत रहस्यमय हैं। अगर चौथी मंजिल पर यह आत्मा दबाव नहीं होता जिसने उसकी ताकत को बहुत सीमित कर दिया, तो मुझे डर है कि मैं मूल क्षेत्र के पहले स्तर की अपनी साधना से उसे हरा नहीं पाऊंगा। चू फैंग को जी बुफान की ताकत का पता था। उसके अनुमान से जी बुफान की वर्तमान ताकत उसकी असली ताकत नहीं थी। आत्मा के दबाव के तहत वह ज्यादा से ज्यादा मूल क्षेत्र के छठे स्तर की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। चू फैंग के लिए वह अजीब तरह से प्रभावित नहीं था और वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए चू फैंग ने महसूस किया कि यदि वे दोनों उस क्षेत्र को छोड़ दें और सामान्य रूप से लड़ें, भले ही वह सुनहरे रंग की बिजली की शक्ति का उपयोग करे और अपनी साधना को मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर तक बढ़ाए, फिर भी वह जी बुफान को हराने में सक्षम नहीं हो पाएगा। आखिरकार उसके पास बहुत सारे खजाने थे। उस समय उसने केवल कोल्ड आयरन तलवार निकाली और उसे अभी भी नहीं पता था कि स्पिरिट फॉर्मेशन बनाने वाला खजाना कहाँ स्थित था। उनके अलावा चू फैंग वास्तव में नहीं जानता था कि जी बुफान के पास और क्या खजाने थे। एक पल के लिए चू फैंग के मन में जी बुफान के प्रति हर तरह की प्रशंसा उमड़ पड़ी। हालांकि उसके पास भी कुछ तरीके थे, लेकिन उन सभी के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उसके पास एक भी खास खजाना नहीं था, इसलिए कमोबेश चू फैंग उन लोगों की प्रशंसा करता था जो एक अमीर परिवार में पैदा हुए थे। आखिरकार उनके लिए उनके परिवार की नींव मजबूत थी और उनके पास बेशुमार संसाधन थे। जब तक उनके पास असाधारण प्रतिभा थी और उन्हें अपने कबीले के बड़ों का अच्छा प्रभाव मिला, तब तक खजाने और संसाधन हासिल करना सबसे आसान काम था। फुसफुसाहट अचानक चू फैंग के बाएं हाथ पर एक नीली रोशनी चमकी। वह चौंक गया और उसे चोट लग गई। अरे! अपने बाएं हाथ से आग की लपटें महसूस करते हुए चू फैंग को पता चल गया कि वह घायल हो गया है। हालांकि यह बहुत गंभीर नहीं था और यह केवल सतह पर थोड़ी चोट थी, फिर भी वह घायल हो गया था। हम्फ, ये तो बस शुरुआत है। बहुत जल्द तुम मेरी तलवार के नीचे गिर जाओगे। एक बार में सफल होने के बाद जी बुफान और भी अधिक शक्तिशाली हो गया और उसने एक बार फिर चू फैंग पर पागलपन से हमला किया। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तलवार से वार किए जाने के बाद चू फैंग भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी मूल शक्ति को अपने पैरों के नीचे घुमाया और एक सफेद रंग की रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के प्रकट होने के बाद चू फैंग तुरंत गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही जी बुफान के पीछे था। यह आदमी बहुत तेज है। ये किस तरह का मार्शल कौशल है? ये बहुत रहस्यमय है। उस पल, चाहे वह जी बुफान था जो चू फैंग के साथ लड़ रहा था या गुबो जो लड़ाई को किनारे से देख रहा था, दोनों की आंखें चमक उठी और उनके भाव काफी बदल गए। वे बता सकते थे कि चू फैंग ने काफी रहस्यमय मार्शल कौशल का प्रदर्शन किया था। यह उस बिजली से बिल्कुल अलग था जो पहले उसके पैरों के नीचे थी। इस बार उसके पैरों के नीचे दिखाई देने वाली रोशनी स्पष्ट रूप से तेज थी और कई गुना ज्यादा तेज थी। अगर यह कहा गया कि चू फैंग को ऊपर उठाने वाली बिजली पहले से ही एक असामान्य रहस्यमय शारीरिक मार्शल कौशल थी, तो उस पल चू फैंग ने जो प्रदर्शित किया वह एक अत्यंत दुर्लभ शारीरिक मार्शल कौशल था। अगर यह कहा गया कि चू फैंग ने पहले रैंक 5 शारीरिक मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया था, तो उस पल चू फैंग जो इस्तेमाल कर रहा था वह रैंक 6 मार्शल कौशल था और यह बहुत मजबूत था। चू फैंग रैंक 6 मार्शल कौशल का उपयोग कर सकता है। वह कहाँ से आया है? गुबो को अपने दिल में बहुत झटका लगा। हर कोई रैंक 6 मार्शल कौशल की खेती नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि उसके वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के भीतर भी, क्योंकि खेती की कठिनाई बहुत अधिक थी। हालांकि उस पल चू फैंग जो इस्तेमाल कर रहा था वह स्पष्ट रूप से रैंक 6 मार्शल कौशल था और इससे दो बातें साबित हुईं। सबसे पहले,
रैंक 6 मार्शल कौशल विकसित करने में सक्षम होने का मतलब है कि चू फैंग के पास बहुत गहरी पृष्ठभूमि थी, अन्यथा वह इस तरह के उत्कृष्ट मार्शल कौशल को विकसित करने में सक्षम नहीं होता। दूसरी बात, चू फैंग के पास रैंक 6 मार्शल कौशल विकसित करने का मौका होना एक बात थी, लेकिन वास्तव में रैंक 6 मार्शल कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना दूसरी बात थी। ये किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता था और इससे चू फैंग की असाधारणता और भी अधिक प्रदर्शित हुई। उन दो बिंदुओं ने गु बो और जी बुफान को काफी आश्चर्यचकित कर दिया। ये देखने के अलावा कि चू फैंग पर न तो फॉर्मुलेस फॉर्मेशन का असर था और न ही स्पिरिट प्रेशर का, और न ही वह पराजित हुआ क्योंकि वह ओरिजिनल दायरे के पहले स्तर पर रहते हुए ओरिजिनल दायरे के 7वें स्तर पर किसी से लड़ रहा था। इसका मतलब एक ही सत्य था, चू फैंग एक जीनियस था, एक सच्चा जीनियस, एक ऐसा जीनियस जिसकी प्रतिभा उन दोनों से भी ज्यादा थी। चू फैंग ने जो कुछ भी दिखाया उससे दोनों लोगों के दिल दहल गए। हालांकि अगर उन्हें पता होता कि चू फैंग जो दिखा रहा था वह रैंक 6 शारीरिक मार्शल कौशल नहीं था बल्कि रैंक 7 शारीरिक मार्शल कौशल था, तो कौन जानता था कि वे कैसी प्रतिक्रिया देंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आपकी सुरक्षात्मक आत्मा संरचना को तोड़ नहीं सकता। जी बुफान के हमले को चकमा देने के बाद चू फैंग के हाथों में एक सुनहरे रंग का लंबा धनुष संघनित हो गया क्योंकि उसने 100 परिवर्तनों के धनुष के पीछे उच्चतम अस्पष्ट अर्थों का उपयोग किया। हुश हुश हुश। चू फैंग का दाहिना हाथ बिजली की तरह तेज था क्योंकि वह लगातार खींच रहा था। अनगिनत सुनहरे रंग के तीर एक तूफान की तरह थे क्योंकि वे घनीभूत होकर जी बुफान की आत्मा संरचना की ओर उड़ रहे थे। क्लैंग 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 क्लैंग। जी बुफान ने आसमान में बरस रहे तीरों को रोकने के लिए अपने हाथ में कोल्ड आयरन तलवार लहराई। हालांकि ये व्यर्थ था क्योंकि वह उन सभी को रोक नहीं सका। सौभाग्य से उसके पास सुरक्षात्मक स्पिरिट फॉर्मेशन था, अन्यथा वह पहले ही छलनी बन चुका होता। ये बेकार है। मेरा सुरक्षात्मक आत्मा गठन मेरे जी कबीले का कबीला आधार खजाना है। कुलीन आयुध जो मेरे बड़े भाई ने मुझे उधार दिया था, इससे मेरी रक्षा होती है। और आपकी तो बात ही क्या, यहाँ तक कि गहन क्षेत्र में बैठे लोग भी मेरे एक बाल को भी नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोचेंगे। जी बुफान ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। कबीले की नींव का खजाना, कुलीन आयुध, कांटों का कवच। जी बुफान के शब्दों को सुनने के बाद गु बो को बहुत झटका लगा क्योंकि वह जानता था कि जी बुफान का बड़ा भाई किस तरह का चरित्र था। अगर जी बुफान जी कबीले की युवा पीढ़ी के भीतर एक व्यक्ति था, तो जी बुफान का बड़ा भाई युवा पीढ़ी के भीतर नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। वह जी कबीले के भीतर सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति और जी कबीले की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि था। वह 17 वर्ष की आयु में गहन क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और इस वर्ष वह 23 वर्ष का था। वह पहले से ही गहन क्षेत्र के शिखर में प्रवेश कर चुका था और वह पुरानी पीढ़ी के साथ मेल खाने में सक्षम था। यहाँ तक कि विश्व आत्मा गिल्ड के शिखर को भी जी बुफान के बड़े भाई से कुछ डर था। जी बुफान के बड़े भाई में असाधारण प्रतिभा थी, इसलिए उन्हें पहले से ही जी कबीले के भावी कबीले प्रमुख के रूप में गुप्त रूप से चुना गया था। इसलिए उन्होंने जी कबीले के मूल खजाने को प्राप्त किया, एक कुलीन आयुध, कांटों का कवच। यह अप्रत्याशित था कि जी बुफान का बड़ा भाई जी बुफान को एलीट आर्मामेंट उधार देगा। इसके साथ ही प्रोफाउंड क्षेत्र के लोगों के पास भी जी बुफान को नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। चू फैंग की तो बात ही छोड़िए। चू फैंग भाई, अब उसके साथ खिलवाड़ मत करो। कांटों का कवच एक विशिष्ट आयुध है और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम तोड़ सकते हो। गु बो ने जल्दी से चू फैंग को सलाह दी क्योंकि वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। चलो देखते हैं कि क्या इसे सचमुच तोड़ा नहीं जा सकता। गु बो के मुंह से ये शब्द सुनकर चू फैंग और भी दृढ़ हो गया। उसने अपना 100 रूपांतरणों वाला धनुष नीचे रख दिया और एक विचार के साथ ही उसके पूरे व्यक्तित्व का माहौल पूरी तरह से बदल गया। वाह! अचानक हवा में बाघ की दहाड़ गूंजी। आसमान से दबाव की एक लहर उतरी और उस तेज बल ने पूरी चौथी मंजिल को हिला दिया। ये दबाव क्या है? जैसे ही उसने अंतर महसूस किया, गु बो का चेहरा बहुत बदल गया क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि दबाव चू फैंग के शरीर से आ रहा था। हालांकि उसने पहले केवल गहन क्षेत्र के लोगों पर ही ऐसा दबाव महसूस किया था। चू फैंग मूल क्षेत्र के केवल एक स्तर पर था, इसलिए वह ऐसा कैसे उत्सर्जित कर सकता था। अध्याय 195 विशिष्ट हथियार। दहाड़। ठीक उसी समय चू फैंग ने अचानक अपनी उंगली आगे बढ़ा दी। उसके बाद चू फैंग की उंगली से एक अवर्णनीय शक्तिशाली आभा निकली। उसी समय एक दहाड़ गूंजी मानो दुनिया के सबसे भयंकर राक्षस ने अपना और भी भयानक हमला शुरू कर दिया हो। वह आभा हवा में फैल गई और वह कराहने और फटने भी लगा।
उसके पीछे एक काली रेखा थी, जैसे बाघ पर धारियां होती हैं। झूठी बहादुरी। जी बुफान ने अपने हाथ में कोल्ड आयरन तलवार लहराए और उस आभा को काट दिया जो उसकी ओर झपट रही थी। वह चू फैंग के हमले को रोकने के लिए अपनी अटूट कठोर कोल्ड आयरन तलवार का उपयोग करना चाहता था। क्लैंग। हालांकि जब आभा और कोल्ड आयरन तलवार टकराई तो हर जगह चिंगारियां उड़ी और फिर एक कान चीर देने वाली आवाज गूंजी। जी बुफान की अटूट कठोर कोल्ड आयरन तलवार 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई। अधिक भयावह बात यह थी कि आभा द्वारा कोल्ड आयरन तलवार को विभाजित करने के बाद ये रुकी नहीं और इसने जी बुफान की सुरक्षात्मक आत्मा संरचना पर जोरदार प्रहार किया। धमाका। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और जी बुफान उड़कर असुर घोस्ट टावर की दीवार से जा टकराया। इस जोरदार धमाके ने पूरी चौथी मंजिल को हिलाकर रख दिया। टावर के बाहर खड़े लोग भी असुर घोस्ट टावर के हल्के कंपन को साफ साफ देख सकते थे। प्रभु बुजुर्गों, उस पल, चाहे वे जी कबीले के लोग हों या विश्व आत्मा सांप के, वे मदद नहीं कर सके और अपनी नजरें 6 बुजुर्गों की ओर डालीं। वह कांपना पहले नहीं हुआ था, लेकिन हर कोई अवचेतन रूप से यह समझ सकता था कि असुर भूत टावर में कुछ हुआ होगा। उन्हें केवल ये याद करने की जरूरत थी कि उनके अपने प्रतिभाशाली लोग टावर के भीतर थे ताकि वे तुरंत अंदर जाकर जांच कर सके कि क्या हुआ था। वर्तमान में वे केवल 6 बुजुर्गों के आदेश का इंतजार कर रहे थे। बेशक अधीनस्थों को भी पता था कि कुछ गड़बड़ है, तो फिर जी कबीले और विश्व आत्मा संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 बुजुर्गों को इस बात की जानकारी कैसे नहीं हो सकती थी। हालांकि चौथी मंजिल पर बदलती नीली रोशनी को देखकर उन्हें पता चल गया कि 2 लोग लड़ रहे थे और एक व्यक्ति देख रहा था। अभी जो कंपन हो रही थी वह संभवतः 2 लोगों की लड़ाई की वजह से पैदा हुई थी। हालांकि किस तरह का हमला असुर भूत टावर को हिला सकता है? कुछ देर सोचने के बाद दोनों पक्षों के प्रतिनिधि बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने असुर भूत टावर में घुसने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने बस हाथ हिलाकर लोगों को शांत होने का संकेत दिया। उसी समय असुर भूत टावर की चौथी मंजिल पर बू बो अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन वह उस पल पहले से ही अवाक था। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था क्योंकि वह दीवार के कोने में बैठे जी बुफान को घूर रहा था और वह अभी जो दृश्य हुआ उससे बहुत हैरान था। उसी क्षण जी बुफान का सुरक्षात्मक स्पिरिट फॉर्मेशन अभी भी वहां था और यह रक्त लाल रंग का हो गया। यहाँ तक कि भाप की परतें भी थीं, जैसे कि यह रूपांतरित हो गई हो और वे पैटर्न भी देख सकते थे। ये कवच जैसा लग रहा था और स्पिरिट फॉर्मेशन कवच ने जी बुफान की रक्षा की। हालांकि सुरक्षात्मक आत्मा संरचना और अभिजात वर्ग के हथियारों द्वारा चू फैंग की सफेद बाघ वर्ग तकनीक को रोकने के बावजूद उस समय जी बुफान की हालत ठीक नहीं थी। उसका चेहरा पीला सफेद था और उसकी आभा थोड़ी कमजोर थी। उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे खून बह रहा था और उसकी निगाहें बहुत आश्चर्य और भय से भरी हुई थीं। उसने खामोशी से चू फेंग को देखा और कहा, तुम कौन हो? मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो आपकी परीक्षा समाप्त कर देगा। चू फैंग हल्के से मुस्कुराया और धीरे धीरे जी बुफान की ओर चला गया। यद्यपि उसकी श्वेत बाघ वध तकनीक जी बुफान के शरीर पर मौजूद कुलीन आयुध को नष्ट नहीं कर सके, फिर भी यह उसे घायल कर सकती थी, इसलिए जब तक चू फैंग हमला करना जारी रखता तब तक वह जी बुफान की जान ले सकता था। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत की तो मेरा जी कबीला तुम्हें माफ नहीं करेगा। मेरा बड़ा भाई तुम्हें माफ नहीं करेगा। जी बुफान थोड़ा डरा हुआ था। उसके सामने खड़ा युवक वाकई बहुत डरावना था। उसने हर तरह के तरीके दिखाए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, खास तौर पर पिछला हमला। यहाँ तक कि जी कबीले का सबसे कीमती खजाना एलिट आर्मामेंट आर्मर ऑफ थॉर्न्स भी उसकी रक्षा नहीं कर सका। उसके शरीर से निकलने वाला दर्द उसे बता रहा था कि वह पहले जैसा भयानक हमला नहीं सहना चाहता था। उसे सच में डर था कि कांटों का कवच उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा और वह ऐसे ही मर जाएगा। भले ही मैं तुम्हें कुछ न करूं, क्या तुम्हारा जी कबीला मुझे जाने देगा? चू फैंग फिर भी आगे बढ़ता रहा। चू फैंग भाई, उसे छोड़ दो। ठीक उसी समय बू बो बोला। उसकी आंखों के भावों से उसने छिपे तौर पर संकेत दिया कि अब जी बुफान पर हमला न किया जाए। स्वाभाविक रूप से चू फैंग अपने दिल में समझ गया था, इसलिए उसने अपने हमले जारी नहीं रखे। उसने केवल जी बुफान की ओर इशारा किया और कहा, आज्ञाकारी रूप से चौथी मंजिल पर रहो। अगर तुमने 5वीं मंजिल पर आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें वापस नीचे नहीं जाने दूंगा। ये शब्द कहने के बाद चू फैंग 5वीं मंजिल की ओर चला गया। बू बो भी उसके पीछे चला गया और जहां तक जी बुफान का सवाल है, उसने खंडन नहीं किया। चू फैंग के पागलपन का अनुभव करने के बाद
वह पहले से ही जानता था कि चू फैंग एक पागल आदमी था। असुर भूत टॉवर के भीतर उसे उस पागल आदमी से सावधान रहना था। चू फैंग की आत्मा शक्ति बहुत मजबूत थी और उसका शरीर बहुत खास था। हालांकि वह असुर भूत टॉवर में आत्मा के दबाव की ताकत महसूस कर सकता था, लेकिन वह इससे प्रभावित नहीं था और वह सामान्य रूप से चलता था। जहां तक गूबो की बात है, वह भी उतना सरल नहीं था। हालांकि चौथी मंजिल पर मौजूद आत्मा का दबाव उसे रोक सकता था, फिर भी यह उसकी सहनीय सीमा के भीतर था, इसलिए 5वीं मंजिल भी उसका लक्ष्य थी। जब वे 5वीं मंजिल की ओर जाने वाले कई मार्गों से गुजरे तो कई छोटी छोटी रुकावटें थीं। वे चौथी मंजिल के मार्गों से भी ज्यादा कठिन थीं, हालांकि चू फैंग और गूबो उन्हें दूर कर सकते थे। चू फैंग भाई, तुमने अभी कौन सी विधि अपनाई? ये वास्तव में एलीट आर्मामेंट को उसके मूल आकार में वापस लाने में सक्षम थी। गूबो ने उत्सुकता से पूछा। वह चू फैंग द्वारा पहले दिखाई गई शक्ति को भूल नहीं पा रहा था। ये बस एक वध विधि थी जिसमें अजेय शक्ति थी। मुझे भी नहीं पता कि यह क्या है और मैंने इसे संयोग से सीखा है। चू फैंग हल्के से मुस्कुराया। हालांकि गूबो पर उसका काफी अच्छा प्रभाव था, फिर भी वे अभी भी इतने परिचित नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से चू फैंग व्हाइट टाइगर वध तकनीक के बारे में बात नहीं करेगा। गुप्त कौशल ऐसी चीज थी जो किसी के शरीर पर आग को आकर्षित कर सकती थी। ये सही है, तुमने कहा था कि जी बुफान के शरीर पर एक कुलीन आयुध था। कुलीन आयुध क्या है? चू फैंग ने पूछा। चू फैंग भाई, आप नहीं जानते कि कुलीन आयुध क्या है? चू फैंग का सवाल सुनने के बाद गूबो थोड़ा हैरान हुआ। चू फैंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानता था कि एलीट आर्मामेंट्स क्या होते हैं। हालांकि गूबो के हाव भाव को देखकर वह जानता था कि वे काफी प्रभावशाली चीजें थीं। कुलीन आयुध अत्यंत बहुमूल्य खजाने हैं और उन्हें दुनिया में अमूल्य कहा जा सकता है, क्योंकि उनमें अत्यंत शक्तिशाली संरचनाएं होती हैं और वे अत्यंत प्रबल शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। यह एक प्रकार की शक्ति है जिसकी तुलना मार्शल कौशल से भी नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति गहन क्षेत्र के शिखर पर है और कुलीन आयुध की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है, तो स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी ब्लेड से बचना होगा। गूबो ने समझाया। अध्याय 196 शिखर पर पहुंचना। कुलीन आयुध वास्तव में दुनिया में ऐसी कोई चीज है? चू फैंग ने इसकी थोड़ी प्रशंसा की क्योंकि उसकी सफेद बाघ वध तकनीक भी जी बुफान के शरीर पर कांटों के कवच को तोड़ने का कोई तरीका नहीं थी। ये देखा जा सकता था कि उसका कुलीन आयुध कितना असाधारण था। कुलीन आयुध अत्यंत मूल्यवान है। जी कबीले के पास केवल एक ही है और वह उनके कबीले का मूल खजाना है। जी बुफान के पास पर्याप्त साधना नहीं है, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए केवल एलीट आर्मामेंट का उपयोग कर सकता है। हालांकि अगर यह उसके बड़े भाई के हाथों में आ गया तो कांटों का कवच न केवल एक सरल सुरक्षात्मक उपकरण होगा, यह एक अत्यंत शक्तिशाली हत्या करने वाला हथियार होगा। जी बुफान का बड़ा भाई काफी प्रभावशाली है और वह जी कबीले के लिए भविष्य का मुखिया है। उसकी साधना पहले से ही गहन क्षेत्र के शिखर पर है और वह अगले कुछ वर्षों में स्वर्ग क्षेत्र में पहुंचने की उम्मीद कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे विश्व आत्मा गिल्ड के बुजुर्ग भी उससे काफी डरते हैं। इसके अलावा चूंकि जी बुफान का बड़ा भाई कबीले के खजाने को जी बुफान को उधार देने के लिए तैयार है, इसलिए ये देखा जा सकता है कि वह वास्तव में जी बुफान से प्यार करता है, इसलिए उसे नुकसान न पहुंचाना सबसे अच्छा है। गूबो ने याद दिलाना जारी रखा। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। चू फैंग को आखिरकार समझ आ गया कि गूबो अभी उस नज़र से क्यों देख रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जी बुफान की पृष्ठभूमि काफी डरावनी थी। लेकिन चिंता मत करो, इस बार तुमने हमला इसलिए किया क्योंकि मैं विश्व आत्मा संघ के लिए हमला कर रहा था, इसलिए हम तुम्हारी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। गूबो ने गंभीर प्रतिज्ञा की और वादा किया। हे, चू फैंग हल्के से मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। वे आगे बढ़ते रहे। 5वीं मंजिल का रास्ता दूसरे रास्तों से अलग था। पहुंचने से पहले ही वे महसूस कर सकते थे कि आत्मा का दबाव ताकत में बढ़ रहा था। जब वे दोनों आत्मा संरचना प्रवेश द्वार से 5वीं मंजिल पर पहुंचे और वास्तव में 5वीं मंजिल में प्रवेश किया, तो गूबो का चेहरा तुरंत बदल गया और यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। गूबो भाई, क्या तुम ठीक हो? ये देखकर चू फैंग ने जल्दी से गूबो का समर्थन किया। चू फैंग भाई, तुम बहुत प्रभावशाली हो। तुम 5वीं मंजिल पर भी इतने आराम से रह सकते हो। गूबो ने पहले गहरी सांस छोड़ी, फिर चू फैंग की ओर देखा, जिसका चेहरा अभी भी हमेशा की तरह वैसा ही था। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और आहें भरते हुए बोला, चू फैंग भाई, मेरी प्रतिभा सीमित है और 5वीं मंजिल मेरी सीमा है।
मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता। गूबो भाई, अपना ख्याल रखना। चू फैंग ने कोई भी शब्द बर्बाद नहीं किया और गूबो को सहारा देकर नीचे उतारा। वह छठी मंजिल की ओर चलना जारी रखा। चू फैंग भाई, वास्तव में मेरे विश्व आत्मा संघ में 5वीं मंजिल तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। हालांकि 100 वर्षों में एक भी व्यक्ति छठी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया। आखिरकार कोई नहीं जानता कि छठी मंजिल पर आत्मा का दबाव कितना मजबूत है। हालांकि छठी मंजिल की ओर आने वाली बाधाएं हर एक के बाद और अधिक कठिन होती जाती हैं। कई वरिष्ठ नागरिकों ने पहले भी भारी कीमत चुकाई है और कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी है। आपकी आत्मा शक्ति अत्यंत मजबूत है, लेकिन आपको अभी भी सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि आप सफल हो सकते हैं और 100 वर्षों में छठी मंजिल में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति बन सकते हैं। गूबो के चेहरे पर उम्मीदें थीं क्योंकि चू फैंग वह व्यक्ति था जिसे छठी मंजिल में प्रवेश करने की सबसे अधिक उम्मीद थी। गूबो भाई, चिंता मत करो। मैं, चू फैंग, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, लेकिन मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा। चू फैंग मुस्कुराया और फिर छठी मंजिल की दिशा में चला गया। 2 लोग एक ही समय में 5वीं मंजिल पर दाखिल हुए। ये गूबो और जी बुफान ही होंगे। ये दोनों ही होंगे। उसी समय असुर घोस्ट टॉवर के बाहर हर जगह जयकारे लग रहे थे। चाहे वे जी कबीले के लोग हों या वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोग, वे दोनों बहुत खुश थे क्योंकि 2 फीकी नीली रोशनी ने उन्हें बताया कि 2 लोग 5वीं मंजिल पर आ गए हैं। इसलिए वे अनुमान लगा सकते थे कि वे 2 लोग निश्चित रूप से उनके प्रतिभाशाली लोग गूबो और जी बुफान होंगे। देखो, एक व्यक्ति गायब हो गया। वह कहाँ गया? वह 4थी मंजिल पर वापस नहीं आया क्योंकि वह 5वीं मंजिल से आने वाले आत्मा के दबाव को सहन नहीं कर सका, है न? असंभव। वह जिस दिशा में जा रहा है वह 4थी मंजिल की दिशा नहीं है। वह तो छठी मंजिल है। कोई छठी मंजिल को चुनौती देने वाला है। हे भगवान, आखिरकार कोई है जो छठी मंजिल को चुनौती देगा। उस छठी मंजिल को चुनौती देगा जिस पर 100 सालों में कोई नहीं चढ़ पाया। वह कौन है? क्या ये जी बुफान है या गूबो? तभी भीड़ में से आश्चर्य भरी चीखें निकलने लगी और दोनों तरफ के लोग शांत नहीं रह सके। यहाँ तक कि 6 बुजुर्गों की निगाहें भी छठी मंजिल पर टिकी थीं। लेकिन बहुत जल्दी ही चीखें शांत हो गईं और अंत में पूरा प्लाजा शांत हो गया। जितनी देर तक नीली रोशनी गायब रही, छठी मंजिल को चुनौती देने वाला व्यक्ति उतना ही मजबूत होता गया। वह पीछे नहीं हटा और वह चढ़ता रहा। उस पल सभी की सांसें रुक गईं और वहां इतनी शांति थी कि लोग दिल की धड़कनें और उनकी तनावपूर्ण सांसें सुन सकते थे। सभी की निगाहें बिना पलक झपकाए छठी मंजिल पर टिकी थीं। वे इसके लिए उत्सुक थे। वे किसी के छठी मंजिल पर कदम रखने की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि 100 साल पहले जी कबीले और विश्व आत्मा गिल्ड के 2 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों ने छठी मंजिल में प्रवेश किया था। उसके बाद कोई भी व्यक्ति छठी मंजिल पर सफलतापूर्वक नहीं जा सका था। छठी मंजिल एक किंवदंती बन गई। यह एक अटूट किंवदंती बन गई। चाहे वह जी कबीले हो या विश्व आत्मा गिल्ड, दोनों को उम्मीद थी कि कोई उस किंवदंती को तोड़ सकता है। देखो, यह नीली रोशनी है। छठी मंजिल पर नीली रोशनी दिखाई दी। वह सफल हुआ। वह सफलतापूर्वक छठी मंजिल पर चढ़ गया। अचानक किसी ने आश्चर्यजनक रूप से चिल्लाया और वे इतने उत्साहित थे कि उनके हाथ और पैर नाच रहे थे। हे भगवान, वह वास्तव में सफल हुआ। कोई व्यक्ति सफलतापूर्वक शीर्ष पर पहुंच गया। वह व्यक्ति कौन है? क्या यह मेरे विश्व आत्मा संघ से गूबो है या जी कबीले से जी बुफान है? उसके बाद हर जगह जयकारे गूंज उठे और पूरा चौखुबल पड़ा। हर कोई इतना खुश था कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के कुछ लोग और कुछ जी कबीले के सदस्य एक दूसरे को गले भी लगा रहे थे। महल के ऊपर बैठे 6 बुजुर्ग भी इतने उत्साहित थे कि उनके शरीर कांपने लगे। उनके चेहरों पर अवर्णनीय खुशी उभर आई। 100 साल बाद आखिरकार कोई वहां पहुंचा। विश्व आत्मा संघ के बुजुर्गों ने कांपती हुई आवाज में कहा क्योंकि यह एक और शिखर स्तर की प्रतिभा के जन्म का प्रतिनिधित्व करता था। छठी मंजिल पर कदम रखने में सक्षम होने का मतलब था कि वे एक शिखर स्तर की प्रतिभा थे। भले ही वे साधना के मामले में ना हो, लेकिन निश्चित रूप से उनके पास आत्मा निर्माण तकनीकों की अच्छी उपलब्धियां होंगी। एल्डरली, आपको क्या लगता है छठी मंजिल पर कौन आया? आपके वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड से गूबो या मेरे जी कबीले से जी बुफान हो? चाहे वह कोई भी हो, इसका मतलब यह है कि एक दुर्लभ प्रतिभा प्रकट हुई है। आज एक उत्कृष्ट विश्व अध्यात्मवादी का जन्म होने की बहुत संभावना है। ये स्पिरिट प्रांत के लिए एक बड़ी बात है। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के एल्डरली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
वास्तव में ये स्पिरिट प्रांत के लिए अच्छी बात है, हालांकि यह आपके विश्व स्पिरिट गिल्ड के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। वह बुजुर्ग मुस्कुराया। तुम्हारा क्या मतलब है? ये शब्द सुनने के बाद विश्व आत्मा संघ के तीनों बुजुर्ग बहुत नाखुश हो गए, क्योंकि जो शिखर पर चढ़ेगा वह आपके विश्व आत्मा संघ का गूबो नहीं होगा। ये निश्चित रूप से मेरे जी कबीले से जी बुफान होगा। उस बुजुर्ग के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। हम सचमुच घमंडी और अभिमानी। जी बुफान की योग्यता वास्तव में बुरी नहीं है, लेकिन मेरे संघ का गूबो उससे भी बुरा नहीं है। आप किस आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं? एल्डरली ने ठंडी सांस ली और वह बेहद असंतुष्ट था। किस आधार पर? इस आधार पर कि जी बुफान ने मेरे कबीले के मूल खजाने कांटों का कवच पहना हुआ है। उस बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। क्या जी बुफान ने कांटों का कवच पहना हुआ है? उसी क्षण विश्व आत्मा संघ के सभी बुजुर्ग चौंक गए। उसके बाद उनके चेहरों पर निराशा उभर आई। कांटों का कवच एक कुलीन आयुध था और इसे जी कबीले के पूर्वजों द्वारा पारित किया गया था। वास्तव में उस कुलीन आयुध में अनंत क्षमताएं थीं, और शायद ये वास्तव में जी बुफान पर आत्मा के दबाव की डिग्री को कम कर सकता था ताकि वह छठी मंजिल में प्रवेश कर सके। उनके विश्व आत्मा गिल्ड के पास ऐसा कोई कुलीन आयुध नहीं था। हालांकि जब दो महान शक्तियां इस बात पर बहस कर रही थीं कि छठी मंजिल पर कौन व्यक्ति था, चू फैंग पहले से ही क्रॉस लेग बैठ गया और 3 स्पिरिट फ्रूट बीजों को देखकर मुस्कुराया जो वर्तमान में बदल रहे थे। स्पिरिट फ्रूट के बीजों को स्पिरिट प्रेशर से खिलाना जरूरी था। हालांकि हर मंजिल पर कुछ बदलाव होता, लेकिन इसके लिए एक निश्चित समय की जरूरत थी। उस पल चू फैंग के हाथ में 3 बीज बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। इसमें पहले से ही शाखाएं और पत्तियां उगाई थीं और फूल खिल गए थे। इसके इतनी तेजी से बढ़ने का कारण ये था कि चू फैंग छठी मंजिल पर असुर घोस्ट टावर के शीर्ष पर स्थित था। अध्याय 197 7वीं मंजिल। वास्तव में यह आत्मा का दबाव आत्मा फल के बीजों के विकास और पोषण को तेज कर सकता है। ऐसा लगता है कि एग्गी को बचाने की उम्मीद है। चू फैंग छठी मंजिल पर क्रॉस लेग बैठा था और अपनी हथेली में वर्तमान में बदल रहे आत्मा फल के बीजों को देख रहा था। वह अपने दिल में असामान्य रूप से खुश था, क्योंकि उस समय आत्मा फल के बीजों में पहले से ही बहुत अंतर था। चू फैंग को उसके भीतर निहित मजबूत शक्ति का एहसास हो रहा था और यह अभी भी बढ़ रही थी। उम्मीद देखकर चू फैंग के मन में भी एक लक्ष्य आया। हालांकि 3 स्पिरिट फ्रूट के बीजों को पकने के लिए अभी भी काफी समय चाहिए था। असुर भूत टावर के भीतर, हालांकि किसी व्यक्ति द्वारा चढ़ी गई मंजिलों की संख्या का उपयोग किसी की आत्मा शक्ति और उनकी प्रतिभा को निर्धारित करने के लिए किया जाता था, हालांकि असुर भूत टावर में कोई व्यक्ति कितने समय तक रुका था, ये भी इसे निर्धारित करने की एक अन्य विधि थी। परीक्षा की शाम को कई लोग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। पहली मंजिल से भागे लोगों के हाथों से स्पिरिट फ्रूट के बीज में कोई बदलाव नहीं हुआ था। पहले दिन के बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल से लगभग सभी लोग चले गए। लोगों के हाथों में जो स्पिरिट फ्रूट के बीज थे उनमें से ज्यादातर अंकुरित हो गए। कुछ में तो शाखाएं और पत्तियां भी निकल आईं। स्पिरिट फ्रूट के बीजों की कीमतें काफी बढ़ गईं। बेशक उनमें से ज्यादातर ने अपनी ताकत साबित कर दी। दूसरे दिन तीसरी मंजिल से भी सभी लोग नीचे आ गए। जब वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोग नीचे आए तो उन्हें तुरंत महल में बुलाया गया, क्योंकि चाहे वे जी कबीले के सदस्य हों या विश्व आत्मा गिल्ड के बुजुर्ग, वे चौथी मंजिल पर कदम रखने वाले तीसरे व्यक्ति की पहचान जानना चाहते थे। आप कह रहे हैं कि जो तीसरा व्यक्ति चौथी मंजिल पर गया वह मेरे विश्व आत्मा संघ से नहीं था और न ही जी कबीले से था। वह कोई बाहरी व्यक्ति था। विश्व आत्मा संघ के एल्डरली को यह उत्तर पाकर बहुत आश्चर्य हुआ। क्या आप जानते हैं कि वह बच्चा कहाँ से आया है और उसका नाम क्या है? एल्डरली ने पूछना जारी रखा। उसे चू फैंग कहा जाता है। हालांकि हम नहीं जानते कि वह कहाँ से आया था, लेकिन उसने हमारे विश्व आत्मा संघ की काफी देखभाल की। तीसरी मंजिल पर जी कबीले ने एक निराकार संरचना सक्रिय कर दी थी और वे हमें दबाना चाहते थे और हमें ऊपर की ओर बढ़ने से रोकना चाहते थे। अगर चू फैंग ने हमारी मदद नहीं की तो मुझे डर है कि हमारे लिए वहां से जिंदा बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। एक युवा महिला ने उग्रता से उत्तर दिया, और बोलते समय उसने जी कबीले के 3 बुजुर्गों को भी क्रूरता से घूरा। बकवास। अभी बुरी तरह से घायल लोग मेरे जी कबीले के सदस्य हैं, फिर भी आप उन पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि एल्डरली कुछ बोल पाते, जी कबीले के बुजुर्ग क्रोधित हो गए। वास्तव में क्या हुआ, इसकी जांच स्वाभाविक रूप से परीक्षा समाप्त होने के बाद मेरे विश्व स्पिरिट गिल्ड द्वारा की जाएगी।
हालांकि मुझे इस बात की अधिक चिंता है कि टॉवर में 3 लोग कितने समय तक रह सकते हैं और क्या कोई पका हुआ स्पिरिट फ्रूट प्राप्त कर सकता है। एल्डरली ने बोलते हुए अपनी नज़र असुर घोस्ट टॉवर की ओर डाली। हम्फ जी कबीले के बुजुर्गों ने ठंडी सांस लेने के बाद कुछ नहीं कहा। आखिरकार उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि वे तीनों टॉवर में कितनी देर तक सुरक्षित रह पाएंगे और चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल और सबसे ऊपर रहने वालों की पहचान क्या होगी। तीसरे दिन चौथी मंजिल पर नीली रोशनी हिलने लगी। थोड़ी देर बाद असुर भूत टॉवर का प्रवेश द्वार जो पूरे दिन तक अछूता रहा आखिरकार चमकने लगा। तभी सबकी निगाहें वहां इकट्ठी हो गईं। उन्हें लगा कि जो व्यक्ति 3 दिन तक चौथी मंजिल पर रहा वह शायद चू फैंग ही हो सकता है। हालांकि वह विश्व आत्मा संघ का हिस्सा नहीं था और न ही जी कबीले का हिस्सा था, फिर भी वे चू फैंग की शक्ल जानना चाहते थे। आखिरकार जो लोग चौथी मंजिल पर कदम रखने में सक्षम थे उन्हें प्रतिभाशाली लोगों की श्रेणी में जोड़ा जा सकता था। हालांकि जब आत्मा निर्माण की लहर के बाद एक व्यक्ति बाहर निकला तो हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। खास तौर पर 3 जी कबीले के बुजुर्ग, वे अचंभित थे और उनके चेहरे सदमे से भर गए थे, क्योंकि उसी समय जो व्यक्ति असुर भूत टॉवर से बाहर निकला वह चू फैंग नहीं था, न ही वह गु बो था। ये वह व्यक्ति था जिसके बारे में जी कबीले ने पूरे विश्वास के साथ सोचा था कि वह शीर्ष पर चढ़ गया है। जी बुफान। ये कैसे हुआ? यह मेरे कबीले का युवा स्वामी जी बुफान है। उसके पास कांटों का कवच है, तो वह चौथी मंजिल तक कैसे चढ़ सकता है? जी कबीले के सदस्यों के चेहरे राख की तरह थे और कुछ लोग इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जी बुफान का चेहरा भी बेहद बदसूरत था। ज्यादा कुछ बोले बिना वह जल्दी से वहां से चला गया, क्योंकि वह दूसरों को यह नहीं बता सकता था कि चू फैंग ने उसे चौथी मंजिल पर ही रहने की धमकी दी थी। आखिरकार अगर उसने ऐसा कहा तो न केवल वह अपना सम्मान खो देगा बल्कि जी कबीले का भी सम्मान खो देगा। बुजुर्गों, ऐसा लगता है कि आपके कबीले का खजाना उतना उपयोगी नहीं है। हाँ, विश्व आत्मा संघ के बुजुर्ग बहुत अच्छे मूड में थे। तुम जी कबीले के बुजुर्गों का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। शुरू में वे खंडन करना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार पहले उन्होंने वास्तव में बहुत आत्मविश्वास से बात की थी। वे चेहरे पर थप्पड़ खा रहे थे, लेकिन वे इससे बच नहीं सकते थे। हालांकि तीसरे दिन दोपहर में 5वीं मंजिल पर नीला बिंदु हिल गया और गायब हो गया। अंत में असुर भूत टॉवर से बाहर निकलने के बाद विश्व आत्मा गिल्ड के चेहरे जटिल थे और यहाँ तक कि जी कबीले भी अंतहीन सदमे में थे, क्योंकि गूबो की उपस्थिति ने सभी को उत्तर बता दिया था। शिखर पर मौजूद व्यक्ति न तो जी कबीले से था और न ही विश्व आत्मा संघ से। ये चू फैंग नाम का एक युवक था। वह सचमुच सफल हुआ। गूबो जब टावर के नीचे खड़ा हुआ और ऊपर देखा तो उसने छठी मंजिल पर नीली रोशनी देखी। उसका दिल नदियों और समुद्रों की तरह उछल रहा था। हालांकि उसने पहले ही चू फैंग की असाधारणता देखी थी, लेकिन जब चू फैंग वास्तव में शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंच गया तब भी उसके मन में अकथनीय उत्साह था। गूबो! अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी और पीछे मुड़कर देखने पर गूबो चौंक गए। ये वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के शीर्ष विशेषज्ञ एल्डरली थे। बड़े ली, आप नीचे क्यों आए हैं? गूबो ने आश्चर्य से पूछा। हो, तुमने उस चू फैंग को देखा है? एल्डरली ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह वास्तव में असाधारण है। जब वह 5वीं मंजिल पर था तब भी वह आत्मा के दबाव से प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में शीर्ष तक पहुंचने में सक्षम था। गूबो ने उत्तर दिया। मम्मा, वह वास्तव में उत्कृष्ट है और सबसे अधिक संभावना है वह एक और काफी प्रभावशाली व्यक्ति है। एल्डरली ने सिर हिलाया, फिर छठी मंजिल पर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। एल्डरली, बात बस इतनी है कि चू फैंग का जी कबीले के साथ कुछ पुराना इतिहास है। बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मेरा वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड इस चू फैंग की रक्षा करेगा। इस किरदार को मेरे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में शामिल किया जाना चाहिए। एल्डरली ने अपना हाथ हिलाया और फिर महल की ओर चल दिया। अंत में गूबो के चेहरे पर भी एक राहत भरी मुस्कान उभरी। उसी समय छठी मंजिल पर मौजूद चू फैंग पहले से ही खड़ा था। जैसे ही उसने अपनी हथेली में 3 गहरे हरे रंग के स्पिरिट फ्रूट देखे, उसके दिल में अवर्णनीय उत्साह था। वह तीनों स्पिरिट फ्रूट में निहित प्रबल ऊर्जा को महसूस कर सकता था। अगर स्पिरिट फ्रूट वास्तव में काम करता है तो यह निश्चित रूप से एग्गी को बचाएगा। यह एहसास, लेकिन अचानक चू फैंग की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उसने कुछ महसूस किया और असामान्यता का एक निशान महसूस किया। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ
विश्व आत्मा कंपास निकाला और उसमें आत्मा शक्ति भर दी। उसके बाद विश्व आत्मा कंपास के सभी संकेत ऊपर की ओर मुड़ गए। चू फैंग ने अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके विस्तार से निरीक्षण किया और उसकी आंखें चमक उठी और उसने चौंकते हुए पूछा, क्या कोई 7वीं मंजिल है? अध्याय 198 एग्गी अवेकेंस। चू फैंग खुश हुआ क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि ऊपर एक आत्मा संरचना प्रवेश द्वार था, और जब तक वह इसे सही ढंग से समझ सकता था, शायद वह रहस्यमय आत्मा संरचना प्रवेश द्वार को खोल सकता था। अजीब बात है, ये पहले से ही सबसे ऊंचा स्तर है, तो फिर यहाँ स्पिरिट फॉर्मेशन प्रवेश द्वार क्यों है? तो असुर घोस्ट टॉवर में मूल रूप से 7 मंजिलें थीं, या ये स्पिरिट फॉर्मेशन मार्ग है जो अन्य स्थानों की ओर जाता है? हालांकि जब वह खुश हुआ तो वह गहरे चिंतन में भी डूब गया। उसने महसूस किया कि वर्तमान में उसके ऊपर दिखाई देने वाला आत्मा निर्माण द्वार सरल नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही 3 दिनों से उस स्थान पर था। फिर भी उसने पहले कभी आत्मा निर्माण द्वार महसूस नहीं किया था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आत्मा निर्माण प्रवेश द्वार ने खुद को चू फैंग द्वारा महसूस किया और चू फैंग ने अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के माध्यम से इसे महसूस नहीं किया। इसलिए उसके पास ये संदेह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि आत्मा निर्माण प्रवेश द्वार एक जाल था या नहीं। ये सही है, एग्गी। एग्गी ने पहले भी असुर शब्द का उल्लेख किया था, इसलिए जब तक वह जागती रहेगी, शायद उसे इस असुर भूत टॉवर का रहस्य पता चल जाएगा। उस बिंदु पर सोचते हुए चू फैंग फिर से दुविधा में पड़ गया। हालांकि वह जानता था कि आत्मा फल एग्गी को बचा सकता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसका विशेष रूप से उपयोग कैसे किया जाए। जो भी हो, चूंकि यहाँ 3 स्पिरिट फल हैं, मैं एक खाने के बाद देखूंगा कि यह काम करता है या नहीं। चू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक स्पिरिट फ्रूट उठाया और कुछ देर चबाने के बाद उसे निगल लिया। ये कहना ही होगा कि स्पिरिट फ्रूट का स्वाद बहुत बढ़िया था। ये स्वादिष्ट और तृप्तिदायक था। इसने चू फैंग को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट फल था जो उसने खाया था। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि उसे स्पिरिट फ्रूट इतना स्वादिष्ट क्यों लगा, इसलिए नहीं कि स्पिरिट फ्रूट सचमुच स्वादिष्ट था, बल्कि इसलिए कि उसने काफी समय से चावल का एक भी दाना नहीं खाया था या पानी की एक भी बूंद नहीं पी थी। हालांकि आत्मा फल के पेट में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद चू फैंग को शक्ति की 2 लहरें महसूस हुईं। एक शक्ति तरंग उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। यह उसकी आत्मा शक्ति के साथ मिल गई और तुरंत इसने उसकी आत्मा शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। शक्ति की दूसरी लहर भी उसके मस्तिष्क में उमड़ पड़ी। हालांकि यह उसकी आत्मिक शक्ति के साथ नहीं मिल पाई, यह उसकी आध्यात्मिक दुनिया में घुस गई। यह एग्गी है, यह एग्गी का आभामंडल है। ये लड़की वास्तव में नहीं मरी है। चू फैंग और भी अधिक उत्साहित हो गया क्योंकि उसने एग्गी की आभा को महसूस किया और वह वर्तमान में स्पिरिट फ्रूट में निहित ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। उस स्थिति में एग्गी की आभा भी मजबूत और मजबूत होती गई। धीरे धीरे चू फैंग ये भी महसूस कर सकता था कि एग्गी का भौतिक शरीर उसके अपने विश्व आत्मा स्थान में फिर से संघनित हो रहा था। ये बहुत बढ़िया है, ये स्पिरिट फ्रूट वाकई बहुत उपयोगी है। जवाब में चू फैंग ने जल्दी से एक और स्पिरिट फ्रूट लिया और कुछ काटने के बाद उसे निगल लिया। जब आत्मिक फल उसके पेट में प्रवेश कर गया तो एक विचार के साथ चू फैंग ने अपनी जागरूकता आध्यात्मिक दुनिया में डाल दी और वह परिणाम देखना चाहता था। सुंदर। उस क्षण चू फैंग स्पष्ट रूप से अपने विशाल आध्यात्मिक संसार में देख सकता था। गहरे हरे रंग की गैसों का एक बड़ा समूह हवा में तैर रहा था। वह गैस बहुत सुंदर थी। ये सूर्यास्त के समय चमकती हुई सूर्य की रोशनी की तरह थी, फिर भी यह हल्के गहरे हरे रंग की चमक उत्सर्जित कर रही थी और यह वर्तमान में विश्व आत्मा अंतरिक्ष की ओर एकत्रित हो रही थी। उस स्थिति में हरे रंग का प्रकाश कम होता गया और बहुत जल्दी वे सभी उसमें समा गए और आध्यात्मिक विश्व अपनी पूर्व शांति में लौट आया। तुम क्या सोच रहे हो? तुम अंदर नहीं आओगे। जैसे ही चू फैंग असमंजस में था, एक आवाज जो चांदी की घंटियों की तरह कानों को भाने वाली थी, अचानक विश्व आत्मा अंतरिक्ष में गूंज उठी। एग्गी, यह एग्गी है। चू फैंग इतना उत्साहित था कि उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसके युवा और कोमल चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। विश्व आत्मा अंतरिक्ष में कदम रखने के बाद उसकी खुशी का भाव चरम सीमा तक तीव्र था। वर्ल्ड स्पिरिट स्पेस के बीच में एग्गी खड़ी थी। यह अभी भी काले रंग की स्कर्ट थी जो काले रंग के पंखों से बुनी हुई थी। ऊपर से उसके बर्फ जैसे सफेद कंधे और कलम जैसी सीधी, लंबी, खूबसूरत टांगें दिख रही थी। उसकी राक्षसी छवि में कोई बदलाव नहीं आया और वह पहले से भी ज्यादा आकर्षक हो गई थी। उसके मीठे चेहरे पर 2 खूबसूरत आंखें थीं और उसी पल वे 2 खूबसूरत अर्धचंद्राकार चांद बनाने के लिए मुड़ गईं।
वह मुस्कुराते हुए चू फैंग को घूर रही थी। तुम बहुत प्रभावशाली हो, है न? तुम्हें वास्तव में स्पिरिट फ्रूट्स मिले हैं। तुम्हें किसने बताया कि ये चीजें मुझे जगा सकती हैं? एग्गी ने हंसते हुए पूछा। हालांकि चू फैंग ने कुछ भी नहीं कहा। बड़े बड़े कदम उठाते हुए और तीर जैसे कदमों से वह एग्गी के सामने पहुंचा। उसकी बाहें खुली हुई थी और उसने आकर्षक लड़की को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अगली बार पागल मत होना। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना चिंतित था? चू फैंग द्वारा कसकर गले लगाए जाने के दौरान एग्गी के सफेद बर्फीले चेहरे पर लाल रंग की एक झलक उभरी। वह लड़की थोड़ी शर्मिंदा थी। हालांकि उसने चू फैंग को दूर नहीं धकेला क्योंकि अपनी साधना के साथ अगर वह चाहती तो वह आसानी से चू फैंग के भालू के आलिंगन से बच सकती थी। बस अब बहुत हो गया और तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम मुझसे कितने छोटे छोटे फायदे लेते हो, वरना सावधान रहना क्योंकि मैं तुम्हें तोड़ सकता हूँ। एग्गी ने हंसते हुए कहा। उस पल चू फैंग को एहसास हुआ कि वह थोड़ा ज्यादा बोल रहा था। जैसे ही वह आगे बोलना चाहता था और उसके चेहरे पर अनिच्छा थी, उसने अपने सामने मौजूद खूबसूरत प्राणी को छोड़ दिया, मुस्कुराया और कहा, एग्गी, क्या तुमने असुर भूत टॉवर के बारे में सुना है? असुर भूत टॉवर? तुमने असुर भूत टॉवर के बारे में सुना है? उन 3 शब्दों को सुनने के बाद एग्गी की अभिव्यक्ति भी काफी बदल गई। मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना ही नहीं है, अभी हम इस असुर भूत टॉवर में हैं, चू फैंग ने जवाब दिया। सच में? जल्दी से बाहर जाओ और मुझे दिखाओ। ये शब्द सुनकर एग्गी तुरंत खुश हो गई और वह इतनी उत्साहित थी कि वह उछल पड़ी। चू फैंग ने बिना देर किए एक विचार के साथ उसने अपनी चेतना को वापस असुर भूत टॉवर में डाल दिया। उसने अपनी नज़र अपने चारों ओर घुमाए और एग्गी को अपना वर्तमान वातावरण देखने दिया। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। ये वास्तव में असुर भूत टॉवर है। चू फैंग, ये जगह कहाँ है? क्या यह अभी भी 9 प्रांतों के भीतर है? एग्गी के स्वर से वह सुन सकता था कि वह अधिक से अधिक उत्साहित हो रही थी। ये 9 प्रांतों के महाद्वीप से आत्मा प्रांत है। एग्गी, इस असुर भूत टॉवर के बारे में क्या खास है? चू फैंग भी उत्साहित था क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि एग्गी को सबसे अधिक पता था कि असुर भूत टॉवर क्या था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 9 प्रांतों में असुर भूत टॉवर था। ऐसा लगता है कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। कम से कम इस तरह की चीज को पीछे छोड़ने के लिए यहाँ एक बार एक बेहद शक्तिशाली विश्व प्रेतवादी अवश्य रहा होगा। चू फैंग, तुम जानना चाहते हो कि इस असुर भूत टॉवर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये टॉवर एक सीलिंग संरचना है। हालांकि ये जो सील कर रहा है वह कोई भयानक राक्षस नहीं है। यह अत्यंत कीमती खजाने को सील कर रहा है। एग्गी ने समझाया। अनमोल खजाने? कहाँ? चू फैंग ने उत्साह से पूछा। ये कौन सी मंजिल है? 6ठी मंजिल। ये सही नहीं है। असुर घोस्ट टॉवर के लिए केवल 6 मंजिलें होना असंभव होगा। एक असुर घोस्ट टॉवर में कम से कम 7 मंजिलें होनी चाहिए। ऊपर देखो, वहाँ एक स्पिरिट फॉर्मेशन प्रवेश द्वार होना चाहिए। ये सही है, हमारे ऊपर वास्तव में एक आत्मा संरचना प्रवेश द्वार है। तो इसका मतलब है कि इस असुर भूत टॉवर में वास्तव में 7वीं मंजिल है। बेशक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस असुर भूत टॉवर के भीतर बंद कीमती खजाना ऊपर है। अध्याय 199 रहस्यमय व्यक्ति। अनमोल खजाना। ये किस तरह का अनमोल खजाना है? क्या इसमें कुलीन हथियार हो सकते हैं? चू फैंग ने बहुत खुशी मनाई। वह असुर भूत टॉवर बहुत ही असाधारण था और उसके भीतर बंद कीमती खजाने निश्चित रूप से सरल नहीं होंगे। इसलिए चू फैंग 7वीं मंजिल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एलीट आर्मामेंट्स। तुम्हें ऐसी चीजें भी पता हैं? ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ नहीं था तब तुमने काफी फसलें उगाई हैं। एग्गी मुस्कुराया, फिर बोला, मुझे यकीन से नहीं पता कि इसमें क्या सील है, लेकिन इस असुर भूत टॉवर में खजाना जरूर सील है। कुलीन आयुध भी असंभव नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अंदर जाने के बाद ही जान पाएंगे। मेरे आदेश सुनो, शुरुआती क्रम बनाओ और एक नज़र डालने के लिए 7वीं मंजिल में प्रवेश करो। इस पर एग्गी के निर्देशों के तहत चू फैंग ने शुरुआती संरचना बनाना शुरू कर दिया। शुरुआती संरचना अपने नाम की तरह सभी प्रकार की सीलिंग या छिपी हुई संरचनाओं को खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये स्पिरिट फॉर्मेशन काफी प्रभावशाली है। सौभाग्य से यह आप हैं, अन्यथा ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट के पास भी इस स्पिरिट फॉर्मेशन को खोलने का कोई तरीका नहीं है। मुझे डर है कि वे इसका पता भी नहीं लगा पाएंगे, एग्गी ने गर्व से कहा और चू फैंग को निर्देश दिया। एग्गी, तो क्या हम इसे सफलतापूर्वक खोल सकते हैं?
ये सुनने के बाद कि ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट भी इसे नहीं खोल सकते, तुरंत चू फैंग ने अपना सारा आत्मविश्वास खो दिया। बेशक आप ऐसा कर सकते हैं। यह मत भूलिए कि यह असुर भूत टॉवर है। यहाँ की सारी शक्ति असुर आत्मा की दुनिया से आती है। तुमने मेरे साथ एक अनुबंध किया है, इसलिए तुम असुर आत्मा जगत के आधे व्यक्ति के रूप में गिने जाते हो। चाहे वह आत्मा का दबाव हो या यहाँ की संरचनाएं, वे तुम पर दबाव नहीं डालेंगी। एग्गी ने समझाया। असुर आत्मा की दुनिया। चौंकने के अलावा चू फैंग भी उलझन में था। तुम मूर्ख हो, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम आत्माओं के लिए सिर्फ एक ही दुनिया है? असल में 7 आध्यात्मिक दुनियाएं हैं, जिन्हें 7 आध्यात्मिक दुनियाएं कहा जाता है। 7 आध्यात्मिक दुनियाओं के भीतर कई अलग अलग प्रकार की विश्व आत्माएं रहती हैं जो अलग अलग क्षमताओं को समझती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मेरी असुर आत्मा दुनिया 7 आध्यात्मिक दुनियाओं में सबसे मजबूत है। क्योंकि असुर विश्व आत्माएं स्वाभाविक रूप से अभिमानी होती हैं और तिरस्कार के कारण मनुष्यों के साथ अनुबंध नहीं बनाती और उनके लिए काम नहीं करती, इसलिए असुर विश्व आत्माओं के साथ अनुबंध करने में सक्षम विश्व अध्यात्मवादियों की संख्या बहुत कम और दुर्लभ में भी दुर्लभ कही जा सकती है। हालांकि विश्व अध्यात्मवादी जो असुर विश्व आत्माओं के साथ अनुबंध स्थापित कर सकते हैं, वे निश्चित रूप से उसी स्तर के विश्व अध्यात्मवादियों की तुलना में बहुत अधिक उत्कृष्ट होंगे। किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से इसलिए क्योंकि वे जिस शक्ति को समझते हैं वह असुर शक्ति है और उनकी विश्व आत्मा असुर विश्व आत्मा है। एग्गी ने बहुत गर्व से कहा, अगर आप ऐसा कहते हैं तो क्या मैं बहुत भाग्यशाली नहीं हूँ? चू फैंग ने हंसते हुए कहा, हम्फ, आपको ऐसा लगता है? आपको पता होना चाहिए कि कितने शक्तिशाली विश्व अध्यात्मवादी असुर विश्व आत्माओं के साथ अनुबंध स्थापित करने में सक्षम होने के लिए सम्मानित महसूस करते हैं और असुर विश्व आत्माओं के साथ अनुबंध स्थापित करने में सक्षम होने पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी असुर विश्व आत्मा ठेकेदार अत्यंत दुर्लभ हैं। यदि आप कई वर्षों से साधना करने वाले विश्व आत्मावादियों को बता दें कि एक छोटा बच्चा वास्तव में मेरे साथ अनुबंध करता है, तो वे वास्तव में ईर्ष्या से आपको फाड़ देंगे। एग्गी ने अपना छोटा सा मुंह सिकोड़ते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि आपके साथ अनुबंध करना बहुत खतरनाक बात है और मुझे अभी भी इसे गुप्त रखना होगा। चू फैंग ने आह भरी, बेशक, मुझे अभी भी वे विश्व अध्यात्मवादी याद हैं जो मेरे साथ अनुबंध करना चाहते थे। उनमें से एक भी प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था, फिर भी मैंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैंने तुम्हारे जैसे छोटे लड़के के साथ अनुबंध किया है, तो वे निश्चित रूप से क्रोधित और अनिच्छुक हो जाते और वे तुरंत तुम्हें मारने के लिए आ जाते। हालांकि चिंता मत करो, जब तक तुम जल्दी से मेरी मूल ताकत वापस पा सकती हो, तब तक कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एग्गी ने उसकी छाती थपथपाई और गारंटी दी, वास्तव में मैं ये कहना चाहता था कि चूंकि आपके असुर विश्व आत्माओं के साथ अनुबंध स्थापित करना बहुत कठिन है, इसलिए इस असुर भूत टॉवर का निर्माता एक साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए। चू फैंग ने अपने आसपास की चीजों को देखा और यही सोचा, वह निश्चित रूप से सरल नहीं होगा, लेकिन उसकी तुलना आपके परिवार से कैसे की जा सकती है? वे आपके छोटे से शरीर में 2 असुर विश्व आत्माओं को सील करने में सक्षम थे और यहाँ तक कि मैं भी इससे बच नहीं सकता। जैसा कि उसने कहा, एग्गी के चेहरे पर शिकायत थी, लेकिन उससे कोई भी बता सकता था कि चू फैंग का परिवार असाधारण रूप से मजबूत था। हम जब दोनों बातें कर रहे थे, अचानक एक प्रकाश स्तंभ खुली संरचना से प्रकट हुआ। यह असुर भूत टॉवर के शीर्ष की ओर बढ़ा। वहां एक आत्मा संरचना प्रवेश द्वार दिखाई दिया। हाँ, सफलता। चू फैंग, जल्दी से अंदर आओ और मुझे दिखाओ कि अंदर क्या है। एग्गी उत्साह से बोला और चू फैंग पहले ही आगे बढ़ गया क्योंकि वह आत्मा संरचना में कूद गया। क्या हो रहा है? असुर भूत टॉवर के शीर्ष से इतनी चमकदार रोशनी कैसे निकल रही है? उसी समय असुर भूत टॉवर के बाहर भीड़ उबल पड़ी, क्योंकि हर कोई देख सकता था कि असुर भूत टॉवर के शीर्ष से एक चमकदार लाल रंग की रोशनी निकल रही थी और इसने अपने आसपास के क्षेत्र को इस तरह से रोशन कर दिया था जैसे कि दिन हो। ये दृश्य 100 साल पहले भी हुआ था। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के एल्डरली को बहुत गहरा सदमा लगा। उसने एक वरिष्ठ व्यक्ति को ये कहते हुए सुना था कि 100 साल पहले जिस रात विश्व आत्मा संघ और जी कबीले के 2 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को हराया गया था, उसके कुछ समय बाद असुर भूत टॉवर में परिवर्तन हुआ था। ये परिवर्तन उसकी आंखों के सामने के दृश्य से बहुत मिलता जुलता था। इसे बिल्कुल वैसा ही कहा जा सकता है। देखो, छठी स्टेज पर नीली रोशनी गायब हो गई। क्या असुर भूत टॉवर में कुछ हुआ है? अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। उस समय सभी लोग अतुलनीय रूप से उत्सुक थे,
फिर भी वे शक्तिहीन थे क्योंकि वहां बैठे सभी लोग छठी मंजिल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वे केवल प्रतीक्षा कर सकते थे। सच्चाई के बारे में पूछने से पहले चू फैंग के बाहर आने तक प्रतीक्षा करें। चून के बाहर सब कुछ अस्त व्यस्त था। चू फैंग सफलतापूर्वक 7वीं मंजिल में प्रवेश कर गया। वह स्थान पहले की छठी मंजिल से बिल्कुल अलग था। हर जगह दीवारें पारदर्शी आत्मा संरचनाएं थीं और आत्मा संरचनाओं के शीर्ष पर अजीब प्रतीक थे। हर एक आत्मा संरचना ने चू फैंग को यह एहसास दिलाया कि वे अविनाशी थे और वह उन्हें हिला नहीं सकता था, चाहे कुछ भी हो। आत्मा संरचना एक सड़क बन गई जो चू फैंग को आगे ले गई। लेकिन बहुत जल्दी चू फैंग अंत तक पहुंच गया। अंत अभी भी एक आत्मा संरचना थी, लेकिन जाहिर है वह आत्मा संरचना अधिक मजबूत थी। आकार भी अजीब था और यह एक पिंजरे जैसा था। टिल्ड 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 टिल्ड। अचानक एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। वह आवाज बहुत अजीब थी और उसने चू फैंग को कुछ कदम पीछे डराया। उसी समय चू फैंग ने देखा कि एक आकृति बिजली की तरह आत्मा संरचना के सामने आ रही है। चू फैंग को देखकर वह इतना उत्साहित हो गया कि उसके हाथ और पैर नाचने लगे और वह इधर उधर कूदने लगा। उसने जोर से कहा, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। 100 साल बाद आखिरकार एक व्यक्ति इस जगह पर आया है। जैसे ही उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा, चू फैंग के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं क्योंकि वह व्यक्ति काफी खास लग रहा था। तीखे कान, कुछ जानवरों की तरह, खून से लाल 2 आंखें और तीखे दांतों से भरा मुंह। कमोबेश ये थोड़ा डरावना था। हालांकि उसकी शक्ल से वह इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा राक्षस जैसा लग रहा था। हालांकि चू फैंग के चौंकने का कारण यह नहीं था कि वह उसकी शक्ल से डर गया था। वह चेहरा, क्या वह वही रहस्यमय व्यक्ति नहीं था जिसने 100 साल पहले वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड और जी कबीले के 2 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को हराया था? अध्याय 200 आराधना की दृष्टि। हाँ, लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक उसी समय रहस्यमय व्यक्ति के चेहरे पर खुशी थी और वह चू फैंग की ओर इशारा करके सवाल कर रहा था। चू फैंग, यह एक राक्षसी जानवर है जिसकी साधना बहुत गहरी है और यह अत्यंत शक्तिशाली आत्मा निर्माण तकनीक भी जानता है। ये बहुत संभव है कि यह एक बैंगनी लबादा वाला विश्व प्रेतात्मावादी हो, इसलिए लापरवाह मत बनो। लेकिन चू फैंग को जवाब देने से पहले ही एग्गी की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी और उसने गंभीरता से याद दिलाया, क्या ये वास्तव में एक राक्षसी जानवर है? क्या वे विश्व अध्यात्मवादी भी बन सकते हैं? चू फैंग काफी हैरान था। राक्षसी जानवर और मनुष्य एक जैसे ही होते हैं। सच है, सामान्य राक्षसी जानवरों में आत्मिक शक्ति नहीं होती। हालांकि कुछ राक्षसी जानवरों में विशेष रक्त होता है या शायद उन्होंने विशेष भोजन खाया हो जिससे आत्मिक शक्ति का निर्माण हुआ। इसलिए वे विश्व आत्मवादी भी बन सकते हैं। अभी जो आत्मा निर्माण में बंद है वह निश्चित रूप से एक राक्षसी जानवर है जिसके पास विशेष रक्त है। यह अत्यंत बुद्धिमान है, अन्यथा यह अपनी आत्मा निर्माण तकनीक को इस स्तर तक विकसित करने में सक्षम नहीं होता। देखो, स्पिरिट फॉर्मेशन के भीतर कई डिक्रिप्शन प्रतीक हैं। वे बहुत गहरे प्रतीक हैं और उन्हें केवल बैंगनी लबादा वाले विश्व स्पिरिटिस्ट ही समझ सकते हैं। बहुत संभावना है ये कीमती खजाना लेने के लिए यहाँ आया था और इसी वजह से इसे यहाँ बंद कर दिया गया था। उसने काफी शक्तिशाली तरीकों का इस्तेमाल किया और इस जगह को छोड़ना चाहता था, लेकिन वह सफल रहा। तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यहाँ के कीमती खजाने इतनी आसानी से नहीं छीने जा सकते। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अभी के लिए ये जगह छोड़ दो। एग्गी ने याद दिलाना जारी रखा। ओई बेटा, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझसे बुरी तरह डर नहीं गए होते, है न? हे, तीखे दांतों वाला राक्षसी जानवर चू फैंग पर हंसा। चू फैंग ने इसे अनदेखा कर दिया। उसने केवल ध्यान से चारों ओर एक चक्र में देखा, फिर मुड़कर चला गया। यद्यपि उसके सामने एक विशाल शक्तिशाली चरित्र था, यद्यपि वह जानता था कि वहां बहुमूल्य खजाने हैं, चू फैंग को यह स्पष्ट था कि उनमें से अधिकांश का उससे कोई संबंध नहीं था। चूंकि इतना शक्तिशाली चरित्र वहां बंद था, चू फैंग जानता था कि वह वहां आकर चीजें लेने के योग्य नहीं था। ओए लड़के, मत जाओ, बोलो और मुझसे बात करो। जैसे ही उसने देखा कि चू फैंग जाना चाहता है, राक्षसी जानवर स्पष्ट रूप से घबरा गया। हालांकि चू फैंग ने फिर भी उसे अनदेखा किया और दूर जाना जारी रखा क्योंकि एग्गी चू फैंग को याद दिलाती रही कि वह उस पर ध्यान न दे। वह निश्चित रूप से चू फैंग को उस जगह से भागने में मदद करने का कोई तरीका सोचेगा। हालांकि अगर वह बाहर आया तो कोई नहीं जानता कि यह चू फैंग को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। बेटा, क्या तुम 2 साल के अंदर ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बनना चाहते हो?
मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अचानक ये शब्द पीछे से आए। ये शब्द सुनकर चूफैंग ने अपने कदम रोक लिए क्योंकि ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट होना चूफैंग को बहुत आकर्षित कर रहा था। इसलिए उसने पूछा, मुझे 2 साल के अंदर ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बना दो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो? बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। जो भी हो, तुमसे बहुत कुछ कहना बेकार होगा। कुल मिलाकर मैं एक ऐसी विधि जानता हूँ जिससे किसी व्यक्ति की आत्मा शक्ति को नीले रंग की आत्मा निर्माण शक्ति से जोड़कर कुछ ही समय में नीला लबादा वाला विश्व प्रेतात्मावादी बनाया जा सकता है। इसके अलावा तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि अभी मैं यह विधि तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। राक्षसी जानवर ने गंभीरता से शपथ ली। तुम मेरे रिश्तेदार या दोस्त नहीं हो, तो तुम ये तरीका मुझे क्यों सिखा रहे हो? इसके अलावा मैं तुम पर किस आधार पर भरोसा करूं? चूफैंग बेहद सावधान था क्योंकि वह जानता था कि एक बेहद असाधारण अस्तित्व आत्मा संरचना के भीतर बंद था। मैं लोगों से झूठ नहीं बोलता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस यह नहीं चाहता कि मेरा तरीका खो जाए और दुनिया में न फैल जाए। बेशक, अगर आप एक ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बन सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप बाहर से मेरी मदद कर सकते हैं और इस स्पिरिट फॉर्मेशन को खोल सकते हैं जिसने मुझे बंद कर दिया है और मुझे मेरी आज़ादी वापस पाने में मदद कर सकते हैं। चूफैंग को इतना सतर्क देखकर राक्षसी जानवर ने कोई मोड़ नहीं लिया और उसने अपनी स्थिति और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से बताया। ठीक है, मुझे अपना तरीका बताओ। कुछ सोचने के बाद चूफैंग बोला और पूछा, बेटा, मैं तुम्हें विधि बता दूं तो तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे और मेरी परवाह भी नहीं करोगे, है न? राक्षसी जानवर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और थोड़ी चतुराई दिखाई। क्या आपके पास कोई और विकल्प है? चूफैंग ने हल्के से मुस्कुराया। हालांकि वह जानता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति एक बहुत बड़ा पात्र था जिसने 100 साल पहले 2 शीर्ष प्रतिभाओं को हराया था। उस पल में वह डर नहीं रहा था। चूफैंग ने किसी भी तरह का सम्मान नहीं दिखाया क्योंकि उसके पास ऐसा करने की पूरी शक्ति थी। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी से लाभ प्राप्त करने के लिए सामान्य मनोदशा के संदर्भ में अपने प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाने के लिए उस शक्ति को अच्छी तरह से नियंत्रित करना था। हाँ, अच्छा लड़का, तुम में बहुत घबराहट है क्योंकि तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है। हालांकि मुझे तुम्हारी यह बात पसंद है। इस विधि के साथ आप अपनी आत्मा शक्ति को परिष्कृत करने के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग करते हैं। उपकरण की स्थिति के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सफल होने के बाद आप मेरी मदद करने के लिए वापस आएंगे। मेरे बाहर आने के बाद मैं आपको और भी अधिक लाभ दूंगा। बोलने के बाद राक्षसी जानवर ने अपनी बड़ी भुजा हिलाई और बैंगनी रंग की आत्मा निर्माण शक्ति बाहर निकल आई। प्रतीकों द्वारा संघनित एक आत्मा निर्माण मानचित्र उसके सामने प्रकट हुआ। चूफैंग ने देरी नहीं की और उसने तुरंत अपने मस्तिष्क में मानचित्र को याद कर लिया। वरिष्ठ, अगर आपने जो कहा वह सच है, तो मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करने के लिए वापस आऊंगा। उस समय आपको मुझे कोई लाभ देने की आवश्यकता नहीं है। बस इसे मेरे प्रति आपके आभार के रूप में लें। अपने मस्तिष्क में नक्शे को स्पष्ट रूप से याद करने के बाद चूफैंग ने अभिमानी रवैया छोड़ दिया, अपने शरीर को राक्षसी जानवर की ओर झुकाया और अपना सम्मान व्यक्त किया। चूंकि तुम इस जगह में प्रवेश करने में सक्षम हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ क्षमता है। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। राक्षसी जानवर चूफैंग पर विश्वास करता हुआ प्रतीत हुआ। वरिष्ठ, वास्तव में मैं काफी उत्सुक हूँ। यहाँ किस तरह का खजाना छिपा है? कुछ देर सोचने के बाद चूफैंग ने बात की और पूछा। हो, खजाना वाकई एक अच्छा खजाना है, लेकिन मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है। इसलिए बेटा, अगर तुम इसके बारे में सोचते ही नहीं रहो तो बेहतर है। मेरी तरफ देखो, तुम जानते हो कि खजाना पाना आसान नहीं है। अगर मैं एक चतुर व्यक्ति नहीं होता और अगर मैंने 200 सालों के लिए पर्याप्त भोजन तैयार नहीं किया होता, तो मुझे डर है कि मैं पहले ही यहाँ भूख से मर चुका होता। राक्षसी जानवर मुस्कुराया और कहा। उन शब्दों को सुनने के बाद चूफैंग को काफी झटका लगा। वह असुर भूत टॉवर की प्रभावशालीता से हैरान था और उसने राक्षसी जानवर की क्षमताओं की भी प्रशंसा की। इसने 200 साल के लिए पर्याप्त भोजन तैयार किया। ये देखा जा सकता था कि इसने भविष्यवाणी की थी कि आज होगा और इसके लिए तैयारी की। उसके बाद चूफैंग ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और वह पीछे मुड़ा और असुर भूत टॉवर से नीचे चला गया। हालांकि जब वह असुर भूत टॉवर से बाहर निकला तो वह अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गया। चूफैंग ने बहुत से अलग अलग दृश्यों की कल्पना की थी जो उसके असुर भूत टॉवर से बाहर निकलने के बाद घटित होंगे। उसने कल्पना की थी कि लोग उसे देखेंगे लेकिन उसे अनदेखा करेंगे।
उसने ये भी कल्पना की थी कि जी कबीले के सदस्य अपनी तलवारें खींचेंगे और उस पर धनुष तानेंगे, और उसने ये भी कल्पना की थी कि विश्वात्मा संघ भी उसके सामने हाथ फैलाएगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि असुर घोस्ट टॉवर से बाहर निकलने के बाद वहां लोगों से भरा पूरा चौक होगा। चाहे वे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोग हों या जी कबीले के सदस्य, सभी ने उसकी ओर एक ही तरह की नजर डाली, प्रशंसा की नजर।